Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। मेरा नाम हैरी पॉटर का फैन भी हो सकता है। कैन लुक एट माई टी शर्ट, जो कि मैंने अपनी वाइफ से भरवाई हुई है, उधार ली हुई है, और मैं आज ही बंगाल के दौरे से वापस लौटा हूँ। तो मुझे लगा कि मैं इतने सारे नौजवानों से मिल के आया हूँ, तो आज अपने रेगुलर कलर कोड में, ड्रेस कोड में दाखिल होने से अच्छा है कि ऐसे ही थोड़ा सा भरम पाल लें फिर से नौजवान होने का उन लोगों की संगत में। आप नेता नगरी देख रहे हैं। ये ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है जिसमें हम सियासी मुद्दों पर बात करते हैं। आज के नेता नगरी में हम बात करेंगे बंगाल पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राजदीप सरदेसाई। टीवी पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, किताबें भी लिखी हैं। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में जर्नलिज्म के प्रोफेसर और उसके पहले पॉलिटिकल रिपोर्टर रहे, और जेएनयू के मेरे बड़े सीजन पॉलिटिकल कमेंटेटर विकास पाठक। और तीसरे साथी होंगे जो बंगाल में ललन टॉप की चुनावी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रशांत मुखर्जी। बंगाल के अलग अलग मसलों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरा विषय होगा जिस पर हम राजदीप से चर्चा करेंगे, जो कि उन्होंने असम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव कवर किए हैं, कि वहाँ के पॉलिटिकल हालात कैसे नजर आ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं वीकली पॉलिटिकल शो ललन टॉप का नेता नगरी। नेता नगरी में सबसे पहले बात होगी उस राज्य की जिसके लिए रात दिन हम पत्रकारों से पूछा जा रहा है, कभी ट्विटर पर, कभी फेसबुक पर और कभी हमारे फोन पर, कौन जीत रहा है बंगाल। इसलिए हमें लगा कि बंगाल पर तसल्ली से, विस्तार से चर्चा हो। नेता नगरी में इस सेशन में हमारे मेहमान हैं राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौरभ भाई। राजदीप जी, आज आपको लंबा रहना है क्योंकि आप असम का दौरा करके आए हैं, तमिलनाडु का दौरा करके आए हैं, केरल का दौरा करके आए हैं। तीनों ही जगह आपने मुख्यमंत्रियों से बात की और पथ के दावेदारों से भी बात की, तो आपके अनुभव जानेंगे। ये पूरी जो पॉलिटिक्स हो रही है बंगाल में, आरोप प्रत्यारोप, अलग अलग किस्म की कमेंट्री हो रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में प्रोफेसर और पूर्व पत्रकार, हालांकि मुझे लगता नहीं कि कोई पत्रकार कभी पूर्व हो पाता है, विकास पाठक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सौरभ। और ग्राउंड से और आपको प्रिसाइज लोकेशन बताऊं तो तारकेश्वर विधानसभा से, जहां से भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, जिनसे थोड़ी देर पहले ही मेरे सहयोगी बात करके आए हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत मुखर्जी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आपका भी स्वागत है नेता नगरी में। प्रशांत, आप धन्यवाद बोलना चाहते हैं क्या अपने संपादक को? चलिए फिर शुरू करते हैं। राजदीप जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी आप फील्ड पर गए नहीं हैं, लोगों से आपकी लगातार बात हो रही है, बंगाल को लेकर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए सौरभ, बंगाल में एक बात साफ है, ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो ममता बनाम सब, एक तरह से ममता इस चुनाव की केंद्र बिंदु बन गई है, ये साफ है। बाकी जो भी मुद्दे हैं, जो आरोप प्रति आरोप लगते हैं, या तो आप ममता के साथ हैं या ममता के विरोध में हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का चुनाव बहुत कम मिलता है जहां एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण बन जाता है, और एक तरह से या तो आप ममता को हटाना चाहते हैं या एक बार फिर 5 साल के लिए लाना चाहते हैं। और मैं सोच रहा था कौन सा राज्य चुनाव है इतने सालों में जिस पर इतना लोगों का ध्यान एक तरह से है जिस तरह इस बार बंगाल में है। तो मुझे लगता है बंगाल की जो लड़ाई है वो एक तरह से किसी ने उसे बैटल ऑफ प्लेसी भी कहा था, कि जिस तरह से रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला था, वो मैं नहीं उस लेवल तक नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है ममता बनर्जी जो है एक तरह से पूरे विपक्ष को एक प्रतीक बन गई है, एंटी बीजेपी विपक्ष की एक प्रतीक, एक सिंबल बन गई है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो एक तरह से अश्वमेध यज्ञ की तरह एक राज्य के बाद दूसरी राज्य में जा रहा है, उनके लिए बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बंगाल जीत जाए बीजेपी तो एक तरह से वो कह सकते हैं अब हमारी पकड़ एक तरह से हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान
उत्तर भारत से बहुत आगे चली गई है। बंगाल बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे पहले कि मैं विकास पाठक जी के पास जाऊं इस सवाल के साथ, मैं 3 चीजें जोड़ना चाहूंगा राजदीप के वक्तव्य के आलोक में। पहली चीज, ये सत्य है, पलासी की लड़ाई का जिक्र खूब आ रहा है। खुद ममता बनर्जी जब नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी तब शुभेंदु अधिकारी के लिए मीर जाफर शब्द का प्रयोग कर रही थी। हालांकि, और असम की भी बात करें तो बार बार मुगल शब्द का वहां इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि पलासी की लड़ाई में साइड लेना बड़ा आसान था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक इन्वेडर कंपनी थी जो बिजनेस की आड़ में कब्जा करना चाहती थी। दूसरा, राजदीप ने कहा बंगाल के चुनाव पर इतना ध्यान कभी नहीं गया। मुझे लगता है इसलिए नहीं गया क्योंकि इससे पहले तक जो नॉन बंगाली लोग थे उनके लिए वो सिर्फ एक रिजल्ट डे भर का दिलचस्पी रहती थी, इफ यू डोंट हैव अ बंगाल कनेक्शन, क्योंकि लेफ्ट वर्सेस टीएमसी हुआ करता था। तो एक तरह से 2 रीजनल छत्रप थे, लेफ्ट जो केरल और बंगाल और त्रिपुरा में था। तब पहली बार एक नेशनल पार्टी क्लेमेंट ऑफ पावर बन के आई है। इससे पहले मुझे बताया गया, मतलब मैंने इतिहास किताबों में पढ़ा है कि राजीव गांधी के दौर में 87-88 में जब चुनाव हुए थे तब उन्होंने बड़े दौरे वगैरह किए थे। हालांकि उसका ज्यादा कुछ नतीजा नहीं निकला था। प्रणब मुखर्जी और तमाम लोग अपनी आत्मकथाओं में उसका जिक्र करते हैं। तीसरा, राजदीप ने कहा कि ममता बनर्जी केंद्र में है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ममता बनर्जी एक्चुअली सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी कई चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। इट्स नॉट अबाउट द पर्सन ओनली। वो 10 साल का टीएमसी का राज है, उनको लगता है उन्होंने वेलफेयर स्कीम पहुंचाई। बीजेपी कह रही है कि गुंडागर्दी, अपीजमेंट और करप्शन चरम पे पहुंचा। और बीजेपी इनफैक्ट ये चाहती भी है, बीजेपी के कई स्ट्रेटजिस्ट बोल रहे हैं कि वी वांट टू कीप इट फोकस ऑन ममता एंड हर रूल। इसीलिए कभी भी उनसे वो जो एक रस्मी सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वो कहते हैं विधायक दल चुन लेगा, कोई भूमिपुत्र ही होगा। पर अभी ममता के काम पर बात करें, उनकी जवाबदेही तय करें। विकास पाठक जी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है पूरे बंगाल के इस रण संग्राम पर? देखिए, जो राजदीप जी ने कहा मैं एग्री करता हूं। जो इलेक्शन अभी बन गया है और स्पेशली ये टीएमसी की तरफ से बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है कि पूरी तरह ममता बनर्जी को केंद्र में रख के ये चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि कारण एक और भी है जो सुनने में आ रहा है, तमाम फील्ड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वहां एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है बंगाल में कि लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी बहुत जगह तृणमूल के लोकल लेवल लीडरशिप के अगेंस्ट है। उसके तमाम कारण हैं, तमाम तरह के परसेप्शंस हैं वहां पे। एक ये मान्यता है कि पॉलिटिकल वायलेंस बहुत हुआ है। खैर पहले भी हुआ है बंगाल में, लेकिन बहुत हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जो लेफ्ट के हुआ करते थे और अब शायद भाजपा की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं और काफी बड़ी तादाद में कर चुके हैं। उसके अलावा करप्शन की बात है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तोलाबाजी, एक्सटॉर्शन की बात है। तो जो लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी अभी बेनिफिशियरी होने की संभावना बीजेपी की ज्यादा है, क्योंकि लेफ्ट जो है वो वीक पड़ चुका है बंगाल में। तो उसको बीट करना, जो एकदम आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर लोगों में रोष है तो उसको अगर बीट करना है तो एक ही तरीका है कि क्योंकि कैरिज्मेटिक लीडर हैं ममता बनर्जी, तो एक तरह से ममता बनर्जी ही पूरी 294 सीटें लड़ रही हैं, जिससे कि वो बैलेंस हो। जो लोकल टीएमसी कैडर के अगेंस्ट जो रोष है उसको कहीं ना कहीं ममता की जो छवि है, जो पुरानी छवि आज की नहीं है, मतलब स्ट्रीट फाइटर मानी जाती है दशकों से, तो उस छवि को कैपिटलाइज करने की, उस पर कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश है टीएमसी की। इस कारण से ये ममता वाला इलेक्शन बन चुका है, क्योंकि ममता को अटैक करना बीजेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ममता पर इलेक्शन केंद्रित करना टीएमसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगले मुद्दे की तरफ जाऊं, नंदीग्राम में जो कुछ हुआ बीते दिन उस पर। उससे पहले मैं प्रशांत मुखर्जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप जमीनी हकीकत करने गए थे ममता की फ्लैगशिप स्कीम्स पर ग्राउंड रिपोर्ट, और उसके बाद जब आप पिछले लगभग 12-15 दिन से फील्ड में घूम रहे हैं, आपको मोमेंटम में कोई शिफ्ट दिख रहा है या वही चीजें अपने और कल्मिनेशन पे पहुंच रही जो आपने पहले ग्राउंड पे सेंस की थी? चाहे वो नैरेटिव की बात हो, चाहे लोकल एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, अरिथमेटिक की बात हो, वोटर कंसोलिडेशन की बात हो, या फिर वोटर पे दबाव देने की बात हो, जो मैंने और आपने नंदीग्राम में काफी देखा। अगर मैं इस कंसोलिडेशन की बात करूं या बिहेवियर की बात करूं, ग्राउंड सेंटिमेंट की बात करूं, तो ये पूरा सेंटिमेंट फर्दर स्ट्रेंथन हुआ है बीजेपी के फेवर में। अगर आप जंगल महल के इलाके से जब आप ट्रैवल करना हमने शुरू किया, क्योंकि वहां पहले चरण पर चुनाव हो रहा था, तो वहां हमने ये सेंटिमेंट को स्ट्रेंथन होता हुआ देखा। हाँ, ये जरूर है कि जहां पर मुस्लिम वोट्स कम है या तो वो नेग्लिजिबल है या 10% के आसपास है, वहां आपको हिंदू वोट्स के अंदर कुछ फैक्शंस देखने को मिलेगा, लेकिन वो फैक्शन
सेक्शन वही है जो टीएमसी से डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, उसी के अंदर आपको ये फूट देखने को मिलेगी। वरना जो कंसोलिडेशन है जिसकी हम बात करते आए हैं, जो हुआ है पूरे पश्चिम बंगाल में, जो 2019 में भी हुआ था, वो फर्दर स्ट्रेंथन हुआ है। जो भी लोग ये बात कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में नैरेटिव में शिफ्ट आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ग्राउंड से ऐसा सेंस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कि ये हुआ है। मैं उदाहरण के लिए आपको देता हूं कि 2008 में जब लेफ्ट की सरकार थी, उसने पंचायत में पहला धक्का लगा था। 2009 में वो 15 सीटों पर सिमट गए लोकसभा में, पंचायत, लोकसभा, और 2011 में सत्ता से बाहर। ममता की ट्रेजेक्ट्री भी कुछ इसी तरह है। अब प्रेडिक्शन क्या होता है, हम प्रेडिक्शन में नहीं जाते हैं, लेकिन 2018 के पंचायत में पहला ब्लो मिला, 19 के लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा धक्का लगा, और अब 2021 का चुनाव हो रहा है। तो ये ट्रैजेक्टरी को आप मैप करिए, इस ट्रैजेक्टरी में आपको चीजें साफ होती नजर आएंगी। जो लोगों के रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कंटेन्ड हैं। जहां भी हमें ये 3-4 शब्द हैं जो पश्चिम बंगाल में आपको सुनने को ज्यादा मिलेगा। एक, जो विकास की बात कर रहा है, अगर विकास कह रहा है तो और कंटेन्ड रिप्लाई है, लेकिन अगर उसने परिवर्तन शब्द का जिक्र कर दिया, परिवर्तन का जिक्र किया, मतलब वो चेंज की बात कर रहा है, वो आपको सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहा है। वोटर बहुत ज्यादा कंटेंट। और ये जो डर का माहौल या दबाव का माहौल जो आपने नंदीग्राम में महसूस किया था, अगर आप हमारा वीडियो जो डायमंड हार्बर विधानसभा से आया है, जयनगर विधानसभा से आया है, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी खुद जीते थे, तो वहां वोटर्स ने हमसे ये कहा कि मेरा मूलभूत एक ही अधिकार है वोट देने का, और वो पंचायत में मेरे पास नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था हम जिसको वोट करते, एक तरफा जीत हो गई। तो ये रिजेंटमेंट आपको देखने को हर जगह मिलता है। हर जगह मुद्दे अलग हैं। कहीं डिपार्चर हुआ है पंचायत चुनाव से, तो कहीं डिपार्चर आमफान के सवाल पर हुआ है, लेकिन एक रिजेंटमेंट जो ओवरऑल है वो देखने को मिलता है। नंबर 1, ममता बनर्जी इज एनी डे पॉपुलर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ममता बनर्जी ने जो पूरी लड़ाई खुद पर सेंट्रिक कर ली है, उससे भाजपा के लिए अटैक करना बहुत आसान हो गया है। और इस चुनाव को जो भी पत्रकार या हम जो भी लोग हैं जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उनको कैंडिडेट्स में घुस के सोचने की कोशिश करें तो वहां हम गलत जा सकते हैं, क्योंकि इस बार चुनाव सिंबल पर हो रहा है। उदाहरण के लिए खड़गपुर में बीजेपी के एक एक्टर को उन्होंने टिकट दिया है, लेकिन वहां मैंने बैनर देखा, भूमिपुत्र और शुभेंदु अधिकारी की फोटो थी, लेकिन विधानसभा का नंबर खड़गपुर था। तो और ममता बनर्जी भी कह रही है कि 294 के 294 सीटों में मैं उम्मीदवार हूं। तो ये ऑप्टिक्स बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ग्राउंड में सेंटिमेंट क्या है और सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, इससे पहले कि मैं राजदीप की तरफ जाऊं, मैं प्रशांत आपकी बातों में 2-3 चीजें जोड़ना चाहूंगा। ये बैकफायर भी कर सकता है और ये बचा भी सकता है, बिकॉज आई क्लियरली रिमेम्बर नरेंद्र मोदी जब भी 2007 और 2012 में जब गुजरात में जनादेश पाने जाते थे, तब वो एग्जैक्टली यही लाइन बोलते थे कि गुजरात की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो मुझे देखो। राजदीप मुझे करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने वो इलेक्शन कवर किए हैं। दूसरी चीज प्रशांत जो आपने कही, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि अभी जो चीज हमें बताई वहां पे बुजुर्गों ने कि पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि लेफ्ट के कैंडिडेट कौन है, उनको तो वो सिंबल पता था और वो जाके प्रेस करते थे वोट। और तीसरा, मैंने पहले भी कहा प्रशांत आपसे बातचीत में जब हम लोग हल्दिया में बात कर रहे थे, ये जो चुप वोटर है, टीएमसी को सबसे ज्यादा इसी से परेशान रहना चाहिए। जो भाजपा का मुखर वोटर है, लेफ्ट का जहां भी जितना पॉकेट में बचा है मुखर वोटर है, और टीएमसी का जो मुखर वोटर है वो प्रॉब्लम नहीं है, पर जो चुपचाप खड़ा है वोटर, वो वोटर बहुत झेल चुका है। और हमें कितने ही, विकास जी आपने हाइपोथेसिस के तौर पे कहा, मैं आपको ग्राउंड से बता देता हूं, आई मेट सो मेनी पीपल हु सेड इट ऑन कैमरा, मैं पहले लेफ्ट करता था, 10 साल में टीएमसी त्रस्त हो गया तो भाजपा ही हो गया। दे क्लियरली सेड इट। हालांकि नंदीग्राम में ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बोला कि मैं लेफ्ट करता था, 2019 में भाजपा ही हो गया, शुभेंदु ने मुझे वोट नहीं डालने दिया, अब शुभेंदु भाजपा में आ गया तो मैं मजबूरी में टीएमसी में चला गया। ऐसे लोग भी मिले, पर वो हमें लगा कि वो बहुत ही नंदीग्राम फैक्टर है, जिसमें शुभेंदु से नाराजगी भी एक बहुत बड़ा कारक रहेगा चुनाव के परिणाम को तय करने का। राजदीप जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये जो पिछले दिनों में एक एडिटोरियल भी पढ़ रहा था कि बंगाल का ये चुनाव फियर का चुनाव है, लोगों को ये लग रहा है कि वो गलत साइड में ना चले जाएं, ऐसा ना हो कि वो ए साइड में जाएं और बी जीत के आ जाए, या बी में जाएं परिवर्तन के नाम पर और ए फिर से आ जाए।
राजदीप। देखिए देखिए, ये जो प्रवास एक तरह से है बंगाल के वोटर का, कि 2011 में आप ममता बनर्जी को जिताते हैं, भाजपा को मुझे लगता है कोई भी सीट नहीं मिलती है, 2016 में 3 सीटें मिलती है, अब 2021 में आप पूरी तरह से एक भाजपा को बहुमत मिलने के आसार है, या कम से कम उनको उम्मीद है कि उनको बहुमत मिल सकता है। उधर लेफ्ट जो 2006 में 2/3 बहुमत लेके आती है, 2011 में बिल्कुल खत्म एक तरह से हो जाती है, और आज की तारीख में लगता है 2011 में विपक्ष के तौर पे आती है, और 2021 में लगता है कि लेफ्ट अब बिल्कुल खत्म हो गई है। और वही तृणमूल कांग्रेस जो 200 सीट लेकर आती है 2016 में, आज 150 या 140 बहुमत लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। वाम से राम, ये जो जर्नी है, ये जो प्रवास है, मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में इतनी ड्रामेटिक तरह से हुआ है कि एक पार्टी जो पिछले चुनाव में 3 सीट लाती है, उसके पहले 0 पर है, आज वो मेजॉरिटी की तरफ बढ़ना चाहती है। ये जो भाजपा ने किया है, हमने छोटे स्तर पर त्रिपुरा में ये देखा है, लेकिन बंगाल जैसे बड़े स्टेट में इस तरह का प्रवास करना, मुझे लगता है इट इज एक्सट्रीमली ड्रामेटिक, और ये एक संकेत देता है शायद बंगाल के वोटर में कुछ अजब है, क्योंकि 71 से बंगाल में कोई चुनाव जो हुआ है कांटे के टक्कर का नहीं हुआ है। एक जो पार्टी है वो जीत जाती है, यानी बंगाली वोटर भले ही आपसे ना कहे किसको वोट दे रहा है, उसने मन बना लिया है, मुझे लगता है या तो ममता के साथ है या ममता के विरोध में है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो चुनाव है, जो विचारधारा वाम से राम में 10 साल का जो प्रवास किया है, बीच में ममता बनर्जी 10 साल के लिए आती है, यह दर्शाता है कि वोटर जो है वो ट्रांजैक्शनल है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा, वो एक बिजनेस, वो उसके लिए वो देख रहा है कौन मेरे लिए ठीक ठाक गवर्नेंस कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ममता शायद हमें लेफ्ट को बदलना है, इसलिए हमने ममता को लाया। कोई ममता से लगाव नहीं था, पर हमें लेफ्ट को हटाना है। आज भी मुझे लगता है कोई भाजपा से ज्यादा लगाव नहीं है कई वोटरों का, उनको लगता है कि ममता को हटाने के लिए अगर किसी को देना है तो भाजपा को देना पड़ेगा। तो ये जो वोटर है, ये एक न्यू वोटर है, विचारधारा पर वोट नहीं करता, वो देखता है उस चुनाव में कौन हमारे लिए कुछ कर सकता है या किसने नहीं किया है। रादर जिसने नहीं किया, कट मनी की जो बात बार बार आती है बंगाल में, और 2 साल पहले में जब मैं गया था तब भी ये बात आती थी कि लोग हर चीज के लिए जो लोकल वहां टीएमसी है वो कट मनी लेता है। तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस आतंक के खिलाफ जो पंचायत 2018 में हुआ, अगर मुझे उसके खिलाफ वोट करना है तो मुझे भाजपा में जाना है। मुझे नहीं लगता कोई हिंदुत्व केवल के लगाव से वोट का अगर भाजपा को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं एंटी टीएमसी सेंटिमेंट जो है उस हिसाब से वो वोट उस दूसरी तरफ जा रहा है। और ये एक मुझे लगता है एक एंटी वोट है, नॉट सो मच प्रो बीजेपी, पर एक एंटी टीएमसी वोट हो सकता है। और एक बात मैं जोड़ दूं, इसमें ममता जैसे लीडर बहुत कम है सौरभ, तो इसका पूरी तरह से टक्कर। देखिए बीजेपी के पास पूरे रिसोर्सेज है, सब मंत्री हैं, स्टेट मशीनरी लेकर पूरी तरह से बंगाल गए हैं, लेकिन ममता फाइटर है लालू की तरह, वो छोड़ती नहीं है। दूसरे नेता होते तो भाग जाते अब तक। तो ममता चाहती है 2094 में चुनाव पर चलिए लड़ते हैं। बहुत कम नेता ऐसे रह गए हैं हमारी राजनीति में, विपक्ष में खासकर, जो इस तरह के चुनाव के लिए तैयार है। विकास पाठक जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक अपने हिस्से की बात जोड़ना चाहता हूं। पहली दफा मैं बंगाल में चुनाव कवर कर रहा हूं, लोकसभा मेरे साथी गए थे। राजदीप जी ने एक बड़ी कैची लाइन इस्तेमाल की, वाम से राम। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव, इसके नतीजे जो भी हो, बहुत सारे मिथ्स के टूटने का भी चुनाव है। बंगाल का डिस्कोर्स मुझे लग रहा था कि 2 पैरेलल स्ट्रीम पे चल रहा था। एक नदी का या वाटर बॉडी का प्रवाह जमीन के ऊपर था जो बहुत उथली हो गई थी, जो भद्र लोग डिस्कोर्स है। मेरे भद्र लोग में बहुत दोस्त हैं, तो वो ऑफेंड ना हो, लेकिन वो भद्रलोक का जो डिस्कोर्स था वो बंगाल के रूरल और सबॉल्टन डिस्कोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। ये जो बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर भाव भंगिमाओं वाली बातें, संस्कृत की बातें, कल्चर की बातें, उसमें वो लोग कहाँ थे? एकदम से बंगाल के भद्रलोक को लग रहा कि साहब कास्ट तो हमारे यहाँ नहीं थी। नो सर, इट वॉज ऑलवेज देयर। पर पहले आप उस कास्ट को अपने काडर, कभी भूमि सुधार, कभी दूसरी चीजों से आप नेगोशिएट कर लेते थे, आप उनको कोऑप्ट कर लेते थे। लेकिन अब जिस तरह के से, चाहे वो नॉर्थ बिहार में राजवंशी हो, चाहे वो ये जो इमिग्रेशन वाली जो माफ करिएगा, जो पूरी रिफ्यूजी बेल्ट लेके आई वो हो, नमो शूद्राज हो, या अलग अलग हो, झारग्राम वाले एरिया में जिस तरीके से वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को, आदिवासी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं,
तो वो जो एक कोलकाता में बैठ के एक अच्छी अच्छी साउंड करने वाली पॉलिटिकल कमेंट्री होती थी कि लेफ्ट है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे लोग नास्तिक थे और अचानक से जय श्री राम बोलने लगे। वो सब अपने अपने स्तर पर धार्मिक थे, लेकिन अब एक पॉलिटिकल डिजाइन के तहत बीजेपी ने उस चीज का यूज किया कि उनके अंदर एक जो सेंस ऑफ अन्याय था कि साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, उस अन्याय के कॉकटेल में क्या क्या चीजें मिल गई कि एक, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि किसी के साथ वो जरूरत से ज्यादा सही कर रही है, अन्याय की हद तक ज्यादा जाकर पक्ष ले रही है। दूसरा, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की चीजें नहीं मिल रही क्योंकि यहां पर तुम्हारी सरकार है तो केंद्र की स्कीम नहीं मिल रही। तीसरा, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की चीजें नहीं मिल रही क्योंकि हर जगह कट मांगा जा रहा है। अगर तुमने विरोध की मतलब बिहार में अब ये पिछले 10 साल में देखने को नहीं मिलता कि कोई कहे कि साहब वोट नहीं डालने दिया। ये 90s में होता था, इल्जाम लगते थे, यूपी में कभी लगते होंगे, ये कोई नहीं कहता कि साहब वोट नहीं डालने दिया, वोट बट गया, वोट इधर हो गया उधर हो गया। विकास जी, आपका क्या सोचना है? आपको भी लगता है कि ये बहुत ही नए किस्म का असर्शन ऑफ सबाल्टर्न मॉडल है जिसमें कास्ट, रिलीजन आइडेंटिटी प्लस एक जो पूरी गवर्नेंस को लेके नाराजगी है, वो सब एक साथ मिलजुल के अपीयर हो रही है? देखिए सौरभ, आपने बात सही कही। देखिए, दो चीज है। एक तो मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ, इतिहास का विद्यार्थी होते हुए भी, कि एक तरह का बड़ा कोलकाता सेंट्रिक एक मॉडल ऑफ बंगाली एक्सेप्शनलिज्म जिसको कहते हैं, वो एक कॉमन सेंस बन चुका था। और उसमें एक बिलीफ ये भी थी कि जाति जो है वो बंगाल में एग्जिस्ट नहीं करती है उस तरह जैसे बाकी जगहों पर करती है। उसमें एक बिलीफ ये भी थी कि बंगाली हिंदुइज्म जो है वो कंपेयर टू उत्तर भारत वाले हिंदुइज्म, अगर उससे आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो कहीं ज्यादा, जैसे कहते हैं, ज्यादा इगैलिटेरियन है जेंडर लाइंस पे, तमाम लाइंस पे। यहाँ तक भी मेरे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि दुर्गा पूजा जो है वो कोई रिचुअलिस्टिक पूजा नहीं है, वो एक तरह का कॉन्ग्रेगेशन है लोगों का, और उसमें बाकायदा मुसलमान भी मतलब उसमें शरीक हो सकते हैं। तो इस तरह की तमाम बिलीफ थी जिनका एक लार्जर जो पॉइंट था वो ये था कि बंगाल अपने इर्द गिर्द के राज्यों से और उत्तर भारत से मूलभूत तरीके से अलग है, और अलग एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में है। तो उसमें बंगाल रेनेसां की पूरी हिस्ट्री बताई जाती थी 19वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स, जिससे लगता था कि बंगाल ने एक अलग रास्ता इख्तियार किया। अब ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा कोलकाता सेंट्रिक डिस्कोर्स था, और ये डिस्कोर्स जो कि पूरे बंगाल को कोलकाता की छवि में, कोलकाता का भद्रलोक बेसिकली क्या है? भद्रलोक है एक तरह का, आप समझ लीजिए, फाइन आर्ट, साहित्य वगैरह में रुचि रखने वाला पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय तबका। और चाहे मतलब भद्रलोक थियोरेटिकली इज नॉट द सेम एज कास्ट, लेकिन ये भी फैक्ट है कि भद्रलोक में ज्यादातर जो लोग हैं वो ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्या, ये जो 3 कास्ट हैं बंगाल की, ज्यादातर इससे आए बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस। अब इसमें ऐसा होता है कि ये जो एक्सेप्शनलिज्म है आज चैलेंज पे आ चुका है, और आज बोला जा रहा है कि वापस जाति जो है बंगाल में आ चुकी है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप देखिए इसको, बंगाली एक्सेप्शन को एक तरफ से अलग रखिए, लेकिन जाति तभी आती हुई दिखाई देती है कंटेम्प्रेरी इंडिया में और मॉडर्न इंडिया में जब जाति के नाम पर कोई लोअर कास्ट असर्शन होता है। ये केवल बंगाल की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बहुत लोगों को लगा कि जाति कब आई, तो मंडल कमीशन के आसपास आई। बहुत सारे लोग मानते हैं कि नेहरूवियन इंडिया में तो जाति थी ही नहीं। तो होता क्या है कि क्योंकि ज्यादातर जो इंटेलिजेंशिया है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो एक एजुकेशनल एडवांटेज जो रहा है सवर्णों के पास, उस कारण से ज्यादातर जो हमारी चैटरिंग क्लासेस हैं वो अपर कास्ट से आती हैं, मतलब खासकर ब्राह्मण हो सकते हैं, कायस्थ हो सकते हैं, इस तरह की जातियों से आती हैं। तो बहुत बार उनकी ही इमेज में, जैसे कि हमने कहा, आपने अभी कहा कि कलकत्ता की इमेज में बंगाल को समझने की कोशिश की जा रही थी, वैसे ही कुछ सवर्ण जातियां जो जिनका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा हिस्टोरिकल रीजन से थोड़ा एडवांटेज रहा है, उनके नजर से हम जाति को देखते हैं। तो वो जाति तब मानते हैं जब उन पर सवालिया निशान उठता है। तो इसीलिए लगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एकाएक जाति कूद पड़ी 1990 के करीब, जब मंडल कमीशन आया, कि लालू प्रसाद आए, मुलायम सिंह यादव आए, तो जातिवाद बढ़ गया। तो जातिवाद इसलिए बढ़ा कि एक काउंटर वेलिंग फोर्स आया, और वो बंगाल में भी आ रहा है। और आप लोगों की बात बिल्कुल सही है कि वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ एक बड़ा पॉजिटिव वेव आ रहा है। लेकिन एक और बात मैं आपसे ऐड करूंगा सौरभ, जो हुआ है कि कलकत्ता कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया है बंगाल से पहली बार आजादी के बाद। और हो क्या रहा है कि बीजेपी का जो राइज का मॉडल तमाम उत्तर भारत में
आपके पश्चिम भारत में, मध्य भारत में हमेशा ये रहा कि बीजेपी जनसंघ के दिनों से पहले अगड़ी जातियों को पकड़ती थी और शहरों को पकड़ती थी, और धीरे धीरे वो शहर से गांव में जाती थी जिसमें बहुत बड़ा लैग था, और अगड़ी जातियों से फिर धीरे धीरे पिछड़ी जातियों पे जाती थी, और पिछड़ी में भी सब पर नहीं, जैसे यूपी बिहार में नॉन यादव पे ज्यादा गई। तो ये उसका मतलब ट्रैवलिंग का जो 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 रास्ता है वो ये होता था। लेकिन बंगाल में रास्ता बिल्कुल उल्टा है बीजेपी का। बंगाल का रास्ता ये है कि बीजेपी ने, जैसे आप 2019 का भी चुनाव देखें, जब बीजेपी पहली बार 40% वोट और 18 सीट लाती दिखाई दी, तो बंगाल का जो रास्ता है वो ऐसा रास्ता है बीजेपी का कि आप देखेंगे कि नॉर्थ बंगाल में, जंगल महल में, अगर देखें SC ST सीट्स में बीजेपी के पास ज्यादा है टीएमसी के मुकाबले, अगर आप सारी मिला दें। नॉर्थ बंगाल में बहुत आपको प्रेजेंस मिलता है आदिवासियों का और दलितों का। जंगल महल में आपको बहुत मिलता है। ऐसी ऐसी सीटें भी हैं जहां 50% भी आबादी है। तो बंगाल से दूर जो है बीजेपी ने धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू किया है, मतलब बंगाल से नहीं, कलकत्ता से दूर। तो कलकत्ता से जितना आप दूर जाएंगे, नॉर्थ बंगाल ले लीजिए, थोड़ा दूर जंगल महल ले लीजिए, वहां से बीजेपी शुरू हुई है। बीजेपी गांव से शुरू हुई है, दलितों से, आदिवासियों से शुरू हुई है, और 2019 में कलकत्ता और आसपास के रीजन ने बीजेपी को रेजिस्ट किया। तो एक्चुअली जो 22-23 सीट ममता बनर्जी ले गई, बीजेपी 18 पे रुकी, उसका बहुत बड़ा कारण कलकत्ता के आसपास के इलाके हैं। तो ये डिस्कनेक्ट आया है, ये बीजेपी के लिए भी बिल्कुल नया मॉडल है, वो गांव से बढ़ के आ रहा है। और ये मैं कहूंगा ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव अभी तक नहीं है। जो राजदीप ने कहा मैं पूरी तरह मानता हूं, ये एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है क्योंकि लेफ्ट वीक हो चुका है। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो क्या ये एक नए तरह के हिंदुत्व में तब्दील होगा? अब आपने बोला, जो आपने बात कही, जय श्री राम कहां से आया बंगाल में? अब एक बंगाली एक्सेप्शन में ये भी बिलीव था, जो तमाम लोगों ने, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी जैसे प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, उन्होंने भी कहा था जय श्री राम जो है बंगाल के कल्चर का पार्ट नहीं है। यहाँ दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा होती है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं एकदम बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, जहां मैं डिसएग्री करता हूं, वो ये है। पहली चीज तो ये बोलना कि बंगाल के कल्चर का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा राज ठाकरे जी के डिस्कोर्स की तरफ जाता है। वो मुझे याद दिलाता है जब उन्होंने कहा था कि छठ पूजा जो है मुंबई के कल्चर का पार्ट नहीं है। पहली चीज, एक मॉडर्न डाइवर्स सोसाइटी में हम प्लूरलिज्म की बात करते हैं, वो हमारा डिजायर भी है। प्लूरलिस्टिक मॉडर्न वर्ल्ड में हमेशा मेल्टिंग पॉट टाइप के कल्चर्स होते हैं। बंगाल में केवल बांग्ला बोलने वाले लोग नहीं है, मारवाड़ी हैं, बिहारी है, मारवाड़ी बिजनेसमैन है, बिहारी लेबर है, ईस्टर्न यूपी से लोग हैं। तो उन लोगों के लिए तो हमेशा ही राम वर्शिप, चाहे वो जय श्री राम ना बोलते हो, राम राम बोलते हो, सिया राम बोलते हो, लेकिन वो उनके कल्चर का पार्ट था। तो पहली चीज, उसको केवल बंगाली स्पीकिंग, मतलब एक एथनिसाइजेशन, एक मॉडर्न स्पेस का थोड़ी सी उसमें दिक्कत है। दूसरी चीज ये भी है कि तमाम भारत के हिस्सों में हिंदुइज्म का जो एक इसेंशियल नेचर है, जिसको मैक्स म्यूलर ने एक बार हिनोथीज्म बोला था। हिनोथीज्म का मतलब कि तमाम देवी देवता हैं, लेकिन अलग अलग एरियाज में या अलग अलग सोशल ग्रुप्स में कोई एक देवी देवता ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। जैसे आप देखिए, आपके महाराष्ट्र में जो है वो गणेश चतुर्थी बहुत ज्यादा मनाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में अगर गणेश है तो और कोई नहीं है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में, आप राजस्थान में जाएं, राम की बहुत वर्शिप है, लेकिन वहां आप देखें तो नवरात्रे भी होते हैं। दुर्गा पूजा उस तरह की नहीं होती जो बंगाल में होती है, लेकिन रात्रि जागरण होते हैं। तो ये मानना कि दुर्गा पूजा का मतलब कि राम इम्पॉसिबल है बंगाल में, ये थोड़ी बहुत बड़ी फंडामेंटल एरर थी जो कलकत्ता के इंटेलिजेंशिया से आ रही थी। क्योंकि रामायण क्या है वो बंगाल में भी लोगों को पता है, चाहे दुर्गा पूजा जैसी कोई बड़ी चीज वहां पे नहीं होती। राम मोहन रॉय के नाम में भी राम मोहन था, वो भी बंगाल में थे। रामकृष्ण परमहंस भी बंगाल में थे। तो ऐसा है कि मतलब ये थोड़ा आर्टिफिशियल पिक्चर था। तो ये मानना कि राम कहीं, मतलब एक मान्यता बन गई थी कि राम एक नॉर्थ इंडियन गॉड हैं और थोड़ी सी वो फ्यूडल और पेट्रियार्कल सोसाइटी है, क्षत्रिय किंग है वो, मतलब क्षत्रिय राजा है, वो एकदम तीर कमान लेके तैयार रहते हैं। लेकिन बंगाल एक डिफरेंट सोसाइटी है। तो वो एक्सेप्शनलिज्म पे इस बार धक्का पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या था कि कलकत्ता की इमेज में इतने डाइवर्स स्टेट को आप बताएं तो 29% बंगाल की जो आबादी है दलित और ट्राइबल है, जिसकी हम बंगाली कल्चर को जब हम बाहर आके दिल्ली में बैठ के सोचते हैं, मुंबई में बैठ के, बेंगलोर में बैठ के, तो हम सोचते हैं टैगोर, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चैटर्जी, सत्यजीत रे, ये सोचते हैं। लेकिन तमाम ऐसे ट्रेडिशंस है, बाउल्स का ट्रेडिशन है, फोक सिंगर्स का, तमाम ऐसे ट्रेडिशंस है। नामशूद्र मूवमेंट वहां पे रहा, वहां संथाल्स हैं, संथाल आदिवासी हैं, उनकी एक स्क्रिप्ट भी है, वो बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक लिपि भी है जिसको ओल चिकी लिपि बोलते हैं।
तो बंगाल में वो डाइवर्सिटी जैसे हर जगह है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे तमाम जगहों पे बंगाल में भी वो डाइवर्सिटी है, लेकिन कलकत्ता की इमेज में आज तक हम बंगाल को ढाल कर देख रहे थे। अब ये जो लोकलाइज्ड एंटी इनकम्बेंसी आई है, लेफ्ट का वीक पड़ना, बीजेपी का राइज होना, इसमें क्या है कि बीजेपी अपनी चीजें भी फिट कर पाई है एंटी इनकम्बेंसी के अंदर। और जय श्री राम जो है, जैसे कल भी मैं देख रहा था नंदीग्राम में कितना वो नारा लग रहा था, वो बेसिकली अब एक रेजिस्टेंस का नारा लग गया हो गया है। वो बेसिकली वही जोड़ना चाह रहा था कि ये हम लोग की क्लास में या बोर्डिंग में ये एक बड़ा सिद्धांत होता था ध्रुव सत्य की तरह कि चिढ़ो मत, अगर किसी चीज से चिढ़ोगे ना तो वो तुम पे चस्पा कर दी जाएगी। तो बेसिकली बीजेपी वालों ने आइडेंटिटी अच्छी, जय श्री राम से चिढ़ रही, वो जो उन्होंने कार रोकी, बच्चों को डांटा, ये वो, तो वो उनके लिए एक वॉर क्राई बन गया। अब वो बार बार लगातार, और मैं और प्रशांत जब नंदीग्राम में थे तो हम गांव में देख रहे थे कि शाम के वक्त की जो आरती होती है वो आरती एक राम कीर्तन में तब्दील हो चुकी है। अब गाँव में वो बीजेपी के समर्थक जुटेंगे और कुछ जो लोग हैं वो जुटेंगे, शाम को वो डीजे टाइप का कुछ चलेगा और वो जय श्री राम की दोनों, और बीच बीच में दूसरी चीजें उसमें ऐड होगी। राजदीप, आप ये जो पूरा एक आइडेंटिटी पर नए सिरे से नजर जा रही है बंगाल की, हाउ डू यू लुक एट इट? शुरुआत में आपने कहा कि एक जमाने में बंगाल का जो चुनाव हुआ करता था वो एक तरह से बंगाल सीमित था, दिल्ली को कोई इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, और बंगालियों को लगता था, एक बंगाली एक्सेप्शनलिज्म जैसे कहते हैं, वो हर चीज में बंगालियों में था कि अगर फिल्म देखे तो सत्यजीत रे के आगे या मृणाल सेन के आगे और कोई बेटर डायरेक्टर नहीं है। अगर आप उसे क्रिकेट में कहे, जहां कोई बंगाल का ग्रेट ट्रेडिशन नहीं था, लेकिन वहां भी लोग कहेंगे पंकज रॉय, सौरव गांगुली, गोपाल बोस को आपने क्यों इंडियन टीम में नहीं लिया। बंगालियों को लगता था देखिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो बाकियों से अलग है, सुपीरियर है। अब देखिए द्रविड़ नाडु, तमिलनाडु की जो आइडेंटिटी है वो बड़ी सिक्योर है अपनी आइडेंटिटी में कि हमारी जो आइडेंटिटी अलग है, एक अलग पहचान है। लेकिन बंगाली आइडेंटिटी जो थी अपने आप को एक तरह से अलग भी मानती थी, लेकिन कहीं ना कहीं लेफ्ट के उस 20 सालों में दिल्ली वर्सेस बंगाल, जो ज्योति बासु ने उसे कल्टीवेट भी किया कि हम जो है हम दिल्ली के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। ममता ने भी इस चुनाव में कोशिश की है कि हम एक तरह से हमारी जो बंगाली आइडेंटिटी है, जय बांग्ला बोलकर वो दिल्ली के खिलाफ है। ये जो बाहरी लोग हैं, एक जो नैरेटिव बंगाल में चला है बाहरी वर्सेस बंगाली, अब जैसे विकास ने बहुत अच्छी तरह से कहा वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि बंगाल का कल्चर जो है it is a mixed diverse culture, it is not like Tamil culture which is very distinctive in a way। बंगाल का कल्चर उसमें कहीं नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशंस भी हैं, कल्चर्स हैं, उसमें वो पूरी तरह से मिला हुआ है। यू कैनॉट डाइवोर्स इट कंप्लीटली फ्रॉम in a sense from Delhi culture in a way Tamil Nadu can। Dravidian culture can do that। बंगाली कल्चर वो नहीं कर पाता है। उनकी जो आइडेंटिटी है, हमें अगर उसे कलकत्ता की दृष्टि से देखा तो वी कैन से कि एक बंगाली सुपीरियर आइडेंटिटी है, बट पूरे बंगाल की आइडेंटिटी देखे तो जो बात आपने कही, एक हिंदुत्व, एक अलग तरह का हिंदुत्व जिसमें जातियों पर फोकस है, फिर वो राजवंशी हो, नामशूद्रा हो, मटुआ हो। 10 साल पहले जब मैं बंगाल, या 20 साल पहले, तो मैं इतना कह सकता हूं हमने इस पर कभी चर्चा नहीं की कि मटुआ कौन है और राजवंशी कौन है, नामशूद्र। हम यही पूछते थे आप लेफ्ट के साथ है या लेफ्ट के खिलाफ है। हमें कभी हिंदू मुस्लिम भी एक तरह से हमने कभी सवाल नहीं पूछा। इनफैक्ट हम हमेशा कहते थे ज्योति बासु की सबसे बड़ी कामयाबी है कि अयोध्या के जब दंगे हुए बंगाल तक नहीं आए, कलकत्ता में कोई दंगे नहीं हुए। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम कास्ट धर्म के बारे में हमने बात ही नहीं की। इट वॉज अबाउट बंगाली आइडेंटिटी। ये चुनाव जो है अलग है। ममता उसे भले ही कोशिश कर रही है बंगाली आइडेंटिटी बनाने के लिए, और बीजेपी अगर उसे हिंदुत्व आइडेंटिटी कर रही है। असलियत यह है कि ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, या एक तरह से हिंदू मुस्लिम जो फैक्टर है जरूर, लेकिन मुझे लगता है ये बंगाल एक ट्रांजिशन फेज में आ गया है। एक तरह से एक आप ये बात ना भूलें, और कोई ना भूले कि 20th सेंचुरी में 2 बार विभाजित हुआ है बंगाल, ओवर रिलीजियस लाइन्स, ओवर रिलीजन। जब हम बार बार कहते हैं देयर इज नो रिलीजियस आइडेंटिटी इन बंगाल, द ट्रूथ इज दिस इज अ स्टेट 1905 1947 डिवाइडेड, और वही आइडेंटिटी एक तरह से आ रही है। और वो एक तरह से डर का भी संकेत है, क्योंकि क्या उससे बंगाली आइडेंटिटी जो है कमजोर हो जाएगी इफ इट बिकम्स गांव में हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन जाए, या अगर वहां भी जाति को लेकर लड़ाइयां हो। लेकिन इस चुनाव में क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, सरकार के खिलाफ है या आप या सरकार के पक्ष में, इसलिए वो पूरी तरह से अपने जोर से नहीं आई है।
लेकिन वो उसी डायरेक्शन, उसी दिशा में चल रहे हैं। बंगाल की राजनीति अब उस तरह की राजनीति नहीं हो सकती, ये इस चुनाव ने साफ दिखाया। इट कैन नॉट बी फॉट ऑन बंगाली आइडेंटिटी, इट इज नाउ गोइंग टू बी फॉट ऑन दी स्मॉलर आइडेंटिटीज। और बीजेपी की यह कामयाबी है कि उन स्मॉलर आइडेंटिटीज को उन्होंने एक तरह से जोड़ दिया है अंडर द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व या एंटी ममता सेंटिमेंट के अंडर, या जय श्री राम को लेकर, जो एक तरह से, जैसे आपने कहा, एक तरह से बगावत का एक नारा बन गया कि अगर हम ममता के खिलाफ है तो हम जय श्री राम कहेंगे। और ये मुझे लगता है ममता ने एक भूल की। शी शुड हैव एम्ब्रेस्ड जय श्री राम बिकॉज शी इज इन अ वे ऑल्सो वेरी मच, शी इज बीन विद द बीजेपी। ममता भाजपा के साथ रही है, वाजपेयी जी के सरकार में रही है, वो कोई एंटी हिंदू फोर्स नहीं है। You know, she's not like again to use Dravidian parties can say हम एंटी ब्राह्मणिज्म है, एक तरह से हमारी जो ट्रेडिशंस है वो अलग है। ममता हैज बीन पार्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ हिंदुत्व स्ट्रीम इन अ वे। शी कुड हैव एम्ब्रेस्ड जय श्री राम इन हर ओन वे, और यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी गलती भी हुई इसमें। और उस गलती को वो ममता बंदोपाध्याय सुधार कैसे रही है, मंच पे चंडी पाठ करके, कोशिश, यस, और अपना गोत्र बता के। लेकिन वो प्रशांत, मैं अगला सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगा। एक और चीज है जिसपे मैं आप तीनों विद्वानों की राय चाहता हूं। सबसे पहले प्रशांत, आपकी राय चाहता हूं। क्या जो देश के बाकी हिस्सों में हमें मिड 90s में या 2000 के दशक में दिखने लगा था, वो बंगाल में अब दिख रहा है 2014 ऑनवर्ड्स कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, मार्केट खुला तो माइग्रेशन बढ़ा बहुत तेजी से ना। एवरीबडी, मतलब हर कोई रोजगार की तलाश में हर कहीं जा रहा है। यूपी के लड़के बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं, हैदराबाद में, पुणे में नौकरी कर रहे हैं। पहले इतने बड़े लेवल पे जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, वोकेशनल ट्रेनिंग के सिलसिले में माइग्रेशन नहीं होता था। और बंगाल में चूंकि इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी अगर आप देखें उनकी, या उनकी इंडस्ट्रियल अचीवमेंट देखें, तो बिकॉज ऑफ द लेफ्ट गवर्नमेंट एंड एज राजदीप एंड विकास राइटली पॉइंटेड आउट कि ज्योति बसु का हमेशा नैरेटिव वही रहा कि हम तो देखिए एक अलग दुनिया गढ़ रहे हैं। तो अलग दुनिया गढ़ने की वो कोशिश जो लेट 70s में शुरू हुई थी, टेनेंसी एक्ट को लेके, लैंड रिफॉर्म्स को लेके, बेसिक पंचायत के चुनाव ठीक से हो जाएं, या गांव के लेवल पे जो उन्होंने रूरल इकोनॉमी बिल्ड करने की कोशिश की, प्राथमिक केंद्र और स्कूलों में, वो आपकी 80s तक चली। पर 90s तक आते आते आप ट्रेड यूनियन वाले हो, आप स्ट्राइक कर रहे हो, आप लेबर्स के ज्यादा राइट्स मांग रहे हो। और जो राजीव गांधी के रिजीम में थोड़ा बहुत शुरू हुआ और फिर मनमोहन सिंह के बजट के साथ आ गया कि खुल गया मार्केट। नाउ एवरीबडी इज रेडी टू इन्वेस्ट, बट एवरीबडी वांट्स अ सेफ ऑप्शन। तो इंडस्ट्रियलिस्ट आए नहीं। आप यूपीए में 2004 से 2008 के बीच रहे, आप उसका भी फायदा नहीं उठा पाए कि कुछ बड़े पीएसयूज आ जाएं, कुछ बड़े आ जाएं। जब इंडस्ट्री रही नहीं तो बड़े पैमाने पर बंगाल के लोग माइग्रेट होकर देश के दूसरे हिस्सों में गए। अब जब वो दूसरे हिस्सों से वापस बंगाल आते हैं, जो हमें कई लोग मिले ऐसे, तो वो एक नए किस्म की पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी लेकर आ रहे हैं। दे आर नॉट दैट कन्फर्मेस कि हाँ यहाँ तो ऐसा ही है, दादा लोग रहता है, दिक्कत तो होता है, लेकिन स्कूल है, ठीक है, दवाई बहुत महंगी नहीं है, तो काम चल जाता है। प्रशांत, आपका क्या टेक है? आप जितने भी ऐसे लोगों से मिले सारी चुनावी यात्राओं में जो बंगाल के बाहर रहकर आए हैं, उनके परसेप्शन में आपको कुछ चेंज लगा? क्योंकि मुझे बहुत स्टार्क डिफरेंस दिखा। नहीं, वो परसेप्शन में चेंज है, लेकिन इस परसेप्शन के चेंज को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे, आपने बहुत सही कहा, न्यूलिबरलिज्म का जो पहला 10 साल था, मतलब अगर 91 से गिनो, वैसे 87 से ही थोड़ा बहुत डाइल्यूशन शुरू हो गया था, लेकिन 91 से 2001 का जो दौर था, पश्चिम बंगाल में जॉब्स क्रिएशन के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ज्योति बसु के जाने के बाद और बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो फर्स्ट 5 years था, उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें पश्चिम बंगाल में लोग लौट कर आना शुरू किए थे। उदाहरण के लिए मनरेगा की शुरुआत के बाद पश्चिम बंगाल में लोग लौट कर आने लगे, क्योंकि कुछ मिनिमम बेसिक एम्प्लॉयमेंट उनको मिलना, गारंटी होना शुरू हुआ, नंबर 1। और नंबर 2, 2006 का चुनाव था जिसमें 2/3 बहुमत से वामपंथी सरकार काबिज हुई थी सत्ता पे। उसका सबसे बड़ा नारा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस पर वो हार ही गई, लेकिन नारा वही था। ये बहुत बड़ा एस्पिरेशन था, क्योंकि भद्रोलोक नैरेटिव जो आप पहले हम बात कर रहे थे, वो एक नैरेटिव का हिस्सा है, और उस नैरेटिव के लिए बहुत कुछ किया गया था, इस वजह से वो बना। लेकिन अल्टीमेटली द यूथ which grew during that age, वो एस्पिरेशनल है, उसको नौकरियां चाहिए सिर्फ जमीन से, क्योंकि
बंगाल में जमीन तो इन्होंने बांटी थी लेफ्ट ने, जमीन बांटने के बाद उस तरह का कोई रेवोल्यूशन नहीं किया, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो जो पंजाब और हरियाणा में बेनिफिट किया हो, जहां पर आप जमीन से ही इतना कुछ हासिल कर लेते हैं जिससे आपके गुजर बसर के साधन पूरे हो जाए। ये पश्चिम बंगाल में नहीं था। इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा एजेंडा था। 2006 में जब वामपंथी सरकार आई तो लोगों ने उन्हें समर्थन किया, यूथ ने बड़ा चंक यूथ का समर्थन किया और जमीन के सवाल पर वो सरकार उजड़ गई। लेकिन ममता बनर्जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लोगों को। मैं अगर दिल्ली में रहने वाले बंगालियों से बात करूं जो 2000 के दशक में माइग्रेट किए थे, तो उनसे मेरी बातचीत मुझे आज भी याद है। तब मैं यूनिवर्सिटी में हुआ करता था। वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि ममता बनर्जी आई है, वो इंडस्ट्रीज को लेकर आएगी बंगाल के अंदर, एक यूनियन का कल्चर बंगाल के अंदर खत्म होगा। तो ये जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ पॉलिटिक्स है, इसको बीजेपी बहुत अच्छी तरह से एग्जिबिट करता है। ममता बनर्जी के लिए जो पीछे हमने बातचीत की उसमें कुछ एनेक्डोटल रेफरेंसेस में लेकर आता हूं, उनके साथ मेन स्ट्रीमिंग की आइडेंटिटी हमेशा से जुड़ी रही। पश्चिम बंगाल में ऐसा माना जाता है कि ममता बनर्जी का जो राइज हुआ था उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा हाथ था। इनफैक्ट तृणमूल कांग्रेस के क्रिएशन में ही ये माना जाता है। और पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एंट्री, मतलब लोकसभा में एंट्री करवाई थी ममता बनर्जी की पार्टी, और बीजेपी के साथ गठजोड़ में चुनाव उन्होंने जीता था, दमदम से वो जीत कर आए थे। तो ये जो है ना, मेन स्ट्रीमिंग के साथ उनकी एक इमेज बनी हुई थी। इस मेन स्ट्रीमिंग के इमेज को एक लेजिटिमेसी मिली 2011 में, लेकिन उसके बाद जो दौर शुरू हुआ 2011 में, लेजिटिमेसी मिलने के बाद का जो दौर था कि ममता बनर्जी ने पॉकेट्स और सेक्शंस को बहुत ज्यादा अपीज करने की कोशिश की। जैसे रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसको 2010 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने मान लिया। ममता बनर्जी ने क्या किया, फ्री सॉप्स देने की बात की। मुस्लिम जो सेक्शन था, मिडिल क्लास नहीं डेवलप हुआ था, ये हमने पहले भी बातचीत इसके बारे में की है, उसको अपीज करने की कोशिश की। उसने राजवंशी समुदाय के मांगों को अपीज करने की कोशिश की, उसने गोरखालैंड के मांगों को अपीज करने की कोशिश की। तो वो लार्जर मेन स्ट्रीमिंग का सवाल था, जो जॉब्स क्रिएशन का सवाल था, वहां पर वो सरकार पूरी तरह से फिसडी साबित होती चली गई। हम जमीनी हकीकत के रेफरेंस से आपको बताएं, हमारे जमीनी हकीकत सारे पब्लिश हो गए, उनके स्कीम्स बहुत अच्छा काम किए हैं, लोगों तक उसका फायदा पहुंचा है। लेकिन अल्टीमेटली जब कल मैं बीजेपी के रैली में, कुछ युवा गए थे, नरेंद्र मोदी की रैली थी जयनगर में, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने पूछा खेला होबे कि खेला शेष? बोलता है खेला नहीं होबे, जॉब्स चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, यही नारा था। तो रोजगार का जो मसला है, ये मेन स्ट्रीमिंग जो बंगाल चाह रहा है इस वक्त, ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है। इसमें मेन स्ट्रीमिंग में उनके लिए सबसे बड़ा, अगर किसी भी विधानसभा में मैं गया हूं, मैंने लोगों से बात किया, एक शब्द में उन्होंने कहा है शिल्प होना चाहिए। शिल्प चाहिए जिससे हम 2 वक्त की रोटी खा लें, हमें स्किल ट्रेनिंग चाहिए, हमें शिल्प चाहिए, शिल्प मतलब इंडस्ट्री चाहिए, ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। जो हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहे थे, लगातार बीजेपी एक डिफैक्टो बेनिफिशियरी है। बीजेपी एक परसेप्शन के लेवल पे ये आइडिया को सेल करने में कामयाब हुई है कि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी इंडस्ट्रीज लेकर आए थे और वहां के युवाओं को रोजगार मिला था। पश्चिम बंगाल के बहुत सारे लोग गुजरात में नौकरी करते हैं और भी स्टेट्स में नौकरी करते हैं जहां बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी का जो प्रो मार्केट एजेंडा है, जहां जॉब्स क्रिएशन का सवाल है, वहां पर बहुत ज्यादा अडिग नजर आते हैं ये सारे लोग जो आज बीजेपी के लिए प्रचार करते दिख रहे हैं, या दबी जुबान ही सही बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो मेन स्ट्रीमिंग के एजेंडा को बंगाल के युवाओं के बीच, जो हमेशा से एक एस्पिरेशन था, उसको एक रियलिटी का चेहरा देने में बीजेपी कामयाब हो पाई है। दैट इज व्हाई बीजेपी इज डिफैक्टो बेनिफिशियरी ऑफ दीज elections, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी clubbed with their aspiration has become the plank on which the BJP is playing these elections. सौरभ, आपने और प्रशांत ने बहुत बड़ी बात कही है, और मुझे लगता है ये जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है, हमने लगातार देखी है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 2013 से ही जब वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बने, उन्होंने किस तरह से ये पॉलिटिक्स बढ़ाई है, जो युवाओं में अगर आप देखेंगे हर चुनाव में बीजेपी का वोट जो खास करके लोकसभा चुनाव में है, वो एक तरह से अबाव एवरेज है। 18 और 25 के उम्र के बीच में जो वोटर है वो ज्यादा वोट बीजेपी को देता है, और ये एस्पिरेशनल सोसाइटी का प्रतीक है। बट मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूं जो इस बात को एक तरह से एक अलग तरीके से आप देख सकते हैं। 2008 पे या 9 में ममता बनर्जी ने एक फंक्शन रखा था, नंदीग्राम सिंगूर वगैरह लेकर दिल्ली में। उस फंक्शन में हम पत्रकार भी थे, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कई आरएसएस लोग भी आए थे देखने, और उन्होंने बहुत समर्थन दिया था ममता को।
मोदी जी ने कुछ कमेंट्स भी तब किए थे, अगर आप देखें तब मोदी जी ने ममता को एक तरह से कि आप लेफ्ट के खिलाफ एक आंदोलन कर रही है, हम आपके साथ हैं। अब वही हुआ कि क्योंकि ममता को लेफ्ट को हराना था, उन्होंने पूरी मशक्कत की लेफ्ट को हराने में, जहां बीजेपी ने एक तरह से उनको टैसिट सपोर्ट भी दिया, वाजपेयी जी की भी सरकार थी, लेकिन जो टैक्टिक्स उन्होंने यूज किए उसमें केवल उस सरकार को हटाने की उनके एक मकसद था। उसके बाद जो गवर्नेंस का एजेंडा था कि एक बार आप सरकार में आए, आप सरकार कैसे चलाएंगे, ये उनके सामने बड़ा चैलेंज था। इसमें लालू जी को भी आप जोड़ सकते हैं, लालू जी ने भी यही किया। बिहार में आपने एक सोशल रेवोल्यूशन करके, आप सोशल पॉलिटिकल रेवोल्यूशन करके आप सरकार में आए, पर एक बार आप सरकार में आए, आपने किस तरह का गवर्नेंस एजेंडा किया, इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं ममता के सामने चुनौती रही, खासकर कि 2011 और 17 या 18 के बीच जो उन्होंने पिछले 2-3 साल में कोशिश की है। लेकिन 7 साल जो थे आपने लेफ्ट को खत्म करने में इतनी आपकी मशक्कत थी, पंचायत चुनाव हो कुछ भी, एक वैक्यूम आ गया। अब उस वैक्यूम में तो किसी को तो आना है, तो भाजपा आ गई। यही तो एक तरह एस्पिरेशनल सोसाइटी, दूसरा आप लेफ्ट को खत्म करने में जो आपने पूरी अपना जोर लगाया, उसमें एक वैक्यूम आ गया। आपने ना गवर्नेंस पूरी तरह से कर पाए, क्योंकि आपका पूरा ध्यान था मुझे लेफ्ट को खत्म करना है, और उस खत्म करने के लिए आपने बड़ी माँ हो, मटुआ हो, नामशूद्रा हो, उनके साथ गोरखालैंड माओइस्ट को एक तरह से आपको खत्म करना था। तो आपने अलग अलग अपने एक तरह से हमेशा जो फाइटर, जो स्ट्रीट फाइटर जो है, वो ममता की स्ट्रेंथ भी है, वो वीकनेस भी बन गई है आज। और यही वजह है कि जो यंगर जनरेशन है, शायद उनको एक नई तरह की पॉलिटिक्स चाहिए which may go beyond ममता, but without ममता the BJP would never reach the, यानी ममता की जरूरत थी लेफ्ट को हराने के लिए, आपको ममता की एक तरह से जरूरत थी। जिस तरह से लालू को ने कांग्रेस और उस को बिहार में हराया, लेकिन एक बार फिर एक वैक्यूम रह गया जो नीतीश कुमार और बाकी मंडलाइट फोर्सेस ने फिल किया, यहां भाजपा कर रही है। तो दिस इज चेंजिंग बंगाल, चेंजिंग इंडिया एंड एस्पिरेशनल इंडिया। और जो गवर्नेंस करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, जो गवर्नेंस नहीं करेगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको कभी ना कभी इसका उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विकास जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल मैं बाकी जो दोनों लोगों ने बात की कही, आपने भी कही, उससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स आई कंप्लीटली एग्री कि माइग्रेशन बढ़ा है, अपॉर्चुनिटीज कुछ राज्यों में जैसे यूपी, बिहार, बंगाल में कम है, वहां से मजदूर जाते हैं। तो जो मजदूर जाता है वो कोई और राज्य देखता है, वहां उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सोचता है हमारे यहाँ कुछ कमी रह गई है। ये मैंने बिहार में भी देखा है और बंगाल में भी ये चीज काफी हद तक सही है। लेकिन एक जो इसमें फिल इन द ब्लैंक है वो ये, और अच्छा इन मजदूरों की हम बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा, ये उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो थोड़े लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के करीब हैं, क्योंकि एलीट बंगाली भी चाहता है वो उसको अलग रखे, वो ज्यादातर कोलकाता क्लब है। लेकिन एक और चीज मैं ऐड करूंगा, ऑफ कोर्स देयर इज एस्पिरेशन, बट देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट मेनी पीपल मे आस्क कि क्या वो एस्पिरेशन मोदी सरकार में फुलफिल होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे तमाम लेफ्ट के मेरे मित्र हैं, लिबरल्स हैं, जो ये सवाल पूछते हैं कि बात तो तुम्हारी सही है कि एस्पिरेशनल इंडिया है, इसलिए लोग नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट की दर 2019 में ही बढ़ गई थी, 6.2% पहुंच गई थी, लॉकडाउन से भी इकोनॉमी को डैमेज हुआ, -24% ग्रोथ आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ 24% का एक क्वार्टर, पहले क्वार्टर में आफ्टर द लॉकडाउन। तो अपॉर्चुनिटी है, रूरल पॉवर्टी बढ़ी। लेकिन एक जो फिल इन द ब्लैंक्स में मैं बोलना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम न्यू लिबरलिज्म एक और चीज का हम ध्यान रखें, वो है सोशल मीडिया का आना। सोशल मीडिया का आना, स्मार्टफोन्स रेवोल्यूशन का आना, जो वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तमाम लोगों ने उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया कि हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ना हो तो यूट्यूब के वीडियो शेयर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि केवल वही नहीं कि एक आदमी बंगाल से जा रहा है, एक युवा जा रहा है, मान लीजिए गुजरात या महाराष्ट्र या बैंगलोर, कहीं भी जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, वापस आ रहा है, कमी फील कर रहा है। उसके अलावा उसको ये भी समझ में पूरी तरह नहीं आ पा रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज की कमी है, वो कमी क्या केवल ममता बनर्जी के कारण है, या हो सकता है कि बाकी राज्यों में भी एक कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी का हो रहा है। अक्सर क्या होता है कि सोशल मीडिया के मैसेजेस को आजकल वो सैंक्टिटी मिल चुकी है जो सैंक्टिटी एक टाइम पे किताब की होती थी या दूरदर्शन की न्यूज की होती थी। बल्कि मैं इतना तक कहूंगा सौरभ कि ये भी संभव है कि जो पत्रकार सचमुच में है, जैसे आप आज हैं और मैं भी रहा हूं और कुछ हद तक कभी भी हूं,
पत्रकार को लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते जितना के व्हाट्सएप के एक मैसेज को करते हैं, यूट्यूब के एक वीडियो को करते हैं। जिसकी शक्ल नहीं जानते उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है। तो इसमें क्या है कि वो एस्पिरेशन एक तरह से एक बड़ा कॉकटेल है, एस्पिरेशन कंबाइंड विद अनसब्सटेंशिएटेड फैक्ट्स और ह्यूमर। तो एस्पिरेशन और ह्यूमर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत खतरनाक है। और एक और चीज सोशल मीडिया कर रही है, जहां हम बात करते हैं कि भारत बड़ा डाइवर्स है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, लेकिन क्योंकि स्मार्टफोन है, मैं दिल्ली से चेन्नई आया तो मैं देखता हूं कि जो मेरे दिल्ली या मेरे राजस्थान या यूपी के दोस्तों के पास जो आया, चेन्नई के व्हाट्सएप ग्रुप में भी वही मैसेज आया है। तो एक श्रिंकेज भी हो गया है नेशनल स्पेस का सोशल मीडिया के कारण, कि वही मैसेज पूरे देश में वायरल हो रहा है। और जैसे बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा था, इमेजिन्ड कम्युनिटीज, तो एक नई इमेजिन्ड कम्युनिटी बनी है जो कि वर्चुअल इमेजिन्ड कम्युनिटी है। और इसमें कन्वर्जेंस आता है नेशनल, जिसमें के जो दीदी बोल रही हैं कि बंगाल अलग है, बाहरी लोग आ गए, आज की तारीख में उस चीज को सेल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरे माइग्रेशन के साथ सोशल मीडिया और पूरा एक न्यू रेजीम ऑफ ह्यूमर जो है, जो कि फैक्ट की तरह प्रस्तुत होता है, वो भी ऐड हुआ है। इसके कारण जो है भाजपा को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। व्हाट्सएप इज द न्यू बैटल दैट इज बीइंग फॉट इन बंगाल। मुझे लगता है हर बूथ में बीजेपी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप अपना तैयार किया है। हर बूथ कमेटी में एक व्हाट्सएप ग्रुप और एडमिनिस्ट्रेटर्स है। ये एक नया, मैंने अपने किताब में भी लिखा है, दिस इज द चेंजिंग। जो एक जमाने में मैदान में लड़ाई होती थी, अब व्हाट्सएप पे होती है, व्हाट्सएप पर भी होती है। नहीं, पर मुझे लगता है ज्यादा वहां होती है। प्रशांत, मैं आपके पास कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जोड़ दूं कि हम लोग यहाँ पर शुरुआती रुझानों की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी इज वेरी मच इन द गेम राइट नाउ। बिल्कुल, डोंट फॉरगेट दैट। एक उसको हम लोग फॉरगॉन कंक्लूजन की तरह ना माने, क्योंकि ममता बनर्जी के करीबियों को अगर मैं उनके हवाले से कहूँ तो उन्होंने एक टर्म मुझे बताया, which I mean the strategy they are relying on, and the strategy is they want majority of minority and minority of majority. If they succeed to get this, they'll crack the number game, because at the end of the day they need 45% plus vote. अगर वो 45% plus vote थोड़ा भी थिन स्प्रेड रह के उनको मिल जाता है, so they will sail through, right? तो अरिथमेटिक, सौरभ आपकी बात जो है, अरिथमेटिक जो है, जो हम कहते हैं गणित जो है, एक तरह से ममता के पक्ष में है। केमिस्ट्री जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इस बार बीजेपी की तरफ है। लेकिन अरिथमेटिक, क्योंकि 30, अगर आप 28-30% मुस्लिम वोट है, माइनॉरिटी वोट है वहां, अगर आप जैसे कहते हैं मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी मिल जाए, उसके बाद आपको केवल एक तरह से 25-30% हिंदू वोट एक तरह से चाहिए। अगर वो मिल जाए तो फिर ममता बनर्जी, जैसे आप कह रहे हैं, 45% तक पहुंच सकती है। आप राइट ऑफ नहीं कर सकते इस समय ममता बनर्जी को। दूसरी चीज आप अगर, विकास आई विल कम टू यू, दूसरी चीज अगर आप गौर करें तो टीएमसी ये मान के चल रही है कि जो माइनॉरिटी वोट है वो उनके पास ही आएगा, माफ करिएगा, क्योंकि वही है जो एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फियर दोनों तरफ से नैरेटिव चल रहा है कि हम तुम्हें भाजपा से बचाएंगे, और भाजपा पूछ रही है कि तुम किससे बचा रहे हो, अभी भी तो उन्हें ही बचा रहे थे। दूसरी चीज, अगर आप टीएमसी की लिस्ट उठा के देखेंगे, नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स कितने घटे हैं पिछली लिस्ट से। आप 2016 के उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स देखिए और 2021 के देखिए, आपको वो फर्क समझ में आ जाएगा। तो जहां पे हैविली पॉपुलेटेड है, सिर्फ वहीं पर टिकट दिया गया है, ज्यादातर जगह नहीं दिया गया है। और ये जो पूरा, जैसे मैंने एक ममता बनर्जी की रैली अटेंड की, तो उसमें पहले वो कृष्ण जी के भजन हो रहे हैं, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, और अब वो गोत्र बताने तक बात आ गई है। तो और इसको लेके बहुत मत भिन्नता है मेरे और प्रशांत के बीच। पर मुझे लगता है कि जैसे प्रशांत ने पिछला क्रोनोलॉजी समझाई लेफ्ट कि 2008 में वो पंचायत हारते हैं, 9 में लोकसभा हारते हैं और 11 में विधानसभा हारते हैं। मुझे लगता है कि 2019 के मुकाबले ममता बनर्जी ने कुछ कोर्स करेक्शन किया है। मोमेंटम अभी भी उनके खिलाफ है, लेकिन 19 के मुकाबले वो थोड़ा सा संभले हैं। और मैंने कई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स से बात की, उनका ये कहना है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी टीएमसी ने थोड़ी सी चतुराई दिखाई है। लेकिन
एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स वर्सेस केमिस्ट्री, क्योंकि जब मोमेंटम आता है तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट जीत जाते हैं। हमने लोकसभा चुनाव में देखा, यूपी में, बिहार में लोग कैंडिडेट्स को बहुत नाराज थे उनसे, क्योंकि उनको मोदी जी दिख रहे थे। मतलब ऐसा तक हुआ कि कैंडिडेट के ऊपर धूल फेंक दी गई, आप मत आओ वोट मांगने, आपकी जरूरत नहीं है हमारे शहर, ऐसे बोला गया, और वो उस बूथ से प्रचंड वोटों से जीता। तो वो एक चीज है। प्रशांत, लास्ट दिमाग। मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले सवाल को इसमें जोड़ना बहुत जरूरी है कि भले बीजेपी इज एन अर्बन फेनोमेना जो बाकी पूरे भारत में अप्लाई होता है, बंगाल के लिए बीजेपी एक रूरल फेनोमेना है, वो नई चीज है, लेकिन द टेम्पलेट ऑन विच द बीजेपी इज एक्टिंग इन बंगाल, दैट इज अदरिंग, वो बरकरार है। वो आप बिहार से देखें जहां पर नॉन यादव ओबीसीज और अपर कास्ट को मिला के बीजेपी सत्ता पर आती है नीतीश कुमार के साथ, जो इस बार भी बिहार में उनको बचाया है, उसी चीज ने बचाई है। एग्जैक्टली बंगाल के अंदर राजवंशी, नमोशूद्रास, मोतुआज, नोस्ट्रोशेक्स, जितने भी अदर कास्ट की आप बात करें, जो मतलब जैसे कि राजदीप भी बता रहे थे कि पहले आप बंगाल में जाते तो ये सब सुनते नहीं थे, तो आज तृणमूल कांग्रेस भी फोर्स हो गई है कि उनको एक जगह दी जाए। वो महतोज को कह रहे हैं कि एसटी स्टेटस का दर्जा दे देंगे, लेकिन क्योंकि सेंटर नहीं दे रही पाई, इसलिए हो नहीं रहा है। तो ये जो तमाम आइडेंटिटीज को क्रिएट किया है बीजेपी ने, अदरिंग और वो टेम्पलेट बरकरार है। नंबर एक, एरिथमेटिक गेम नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद, मतलब नेशनल फोरम में एंट्री के बाद, अरिथमेटिक गेम को मुझे लगता है जरूरी है समझना, लेकिन अरिथमेटिक गेम कई जगह बिल्कुल धूमिल साबित हो गया। आप देख लीजिए, उदाहरण त्रिपुरा का लीजिए, पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर दिया वहां पर बीजेपी ने, वो तो फोर्स ही नहीं थी। एरिथमेटिक गेम तब स्टैंड करता है जब मास शिफ्ट ना हुआ हो। मैं उदाहरण के तौर पे एरिथमेटिक नंबर्स में ही बात कर लेता हूं। 2016 का उदाहरण लेते हैं, बीजेपी को 10.3% वोट आते हैं, सीटें 3 ही जीतती है बीजेपी। 2019 में आ जाइए, बीजेपी का वोट प्रतिशत 40% पे पहुंच जाता है। जो ये लॉजिक दिया जा रहा है कि टीएमसी को जीत के लिए कम वोट्स चाहिए और बीजेपी को जीत के लिए ज्यादा चाहिए, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्यों बोल रहे हो कि बीजेपी का जंप क्वांटम जंप है, 4 बार जंप मारा है बीजेपी ने, और तृणमूल ने कहां से गेन किया है? उन्होंने मुस्लिम कंसोलिडेशन से गेन किया है। अगर तृणमूल कंसोलिडेशन पर ही रिलाई कर रही है, जैसा कि आप बता रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी, इस कंसोलिडेशन को अगर आप फील्ड पे लागू करेंगे, और पिछले दिनों हमारे जो भी हमने वीडियोस किए हैं, लोगों से बात किया है, या जो नैरेटिव्स ग्राउंड से निकल कर आ रही है, उस पर अप्लाई करके देखेंगे, तो मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। मैं डायमंड हार्बर में आया हूं, डायमंड हार्बर, जयनगर, ये सारी सीटें करके आज हम तारकेश्वर में है। ये जो एरियाज है, ये एससी डोमिनेंट है, यहाँ पर उस तरह से लेफ्ट मजबूत नहीं था, तो यहाँ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता शिफ्ट हुए हैं बीजेपी की तरफ। हमने जब कल बात की उनसे बीजेपी रैली में जो गए थे, मैंने कहा जय श्री राम का नारा कब से लगा रहे हैं? कह रहे 2018 से लगा रहा हूं, क्योंकि प्रोटेस्ट स्लोगन है ये। तो जहां पर कंसोलिडेशन की आप बात करते हैं ना, जब कंसोलिडेशन होता है तो दोनों तरफ से होता है। जब फंडामेंटलिज्म राइज करता है तो माइनॉरिटी फंडामेंटलिज्म भी होता है, मेजॉरिटी फंडामेंटलिज्म भी होता है। ऐसे में अगर कंसोलिडेशन कोर हो गया, जो कि हमें देखने को मिल रहा है, तो वो तृणमूल को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो 30% मुस्लिम वोट है वो कंटेंट सिर्फ 60 से 90 सीट के बीच में है। और अगर आप उस फासले को और बड़ा करके देख लें, बहुत बड़ा करके भी देख लें, तो वो 120 सीटों पर है। जहां से तृणमूल 2019 में बच गई थी, वो था साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना। वहां पर उनके नेता ही नहीं, उनका बेस ही उड़ता दिख रहा है, क्योंकि आमफान एक ऐसा मुद्दा है जिसने सबको उनके खिलाफ लाके खड़ा कर दिया है इन पॉकेट्स के अंदर। इनफैक्ट नंदीग्राम वगैरह में भी आमफान का एक बहुत बड़ा प्रभाव था। तो मैं इस बात पर अर्ज करूंगा कि एरिथमेटिक गेम इज एन एरिथमेटिक गेम ऑन पेपर। अगर आप ग्राउंड पे आकर देखते हैं तो ग्राउंड पे नैरेटिव शिफ्ट होता दिखता है, स्ट्रेंथन होता दिखता है, जो 2018 से शुरू हुआ था। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एक दिलचस्प बातचीत हुई आप लोगों से, और आगे भी हम ये चर्चा रखेंगे जारी। विकास पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे तो शुक्रिया मत कहिए, मैं, मेरा कर्तव्य है अपनी बात रखना। बहुत बढ़िया कर्तव्य परायण। थैंक यू सो मच। आई विल जॉइन यू सून इन बंगाल। नेता नगरी में आप बात करते हैं असम की। मैं अपने असम के दौरे से अभी लौटा हूं, और राजदीप सरदेसाई जी भी असम के दौरे से लौट आए हैं। बीजेपी इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट अपनी बातचीत में, और स्ट्रेटजी भी बहुत उनकी बदली हुई दिख रही है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी पे फोकस किया था। तरुण गोगोई की 15 बरस से सरकार थी,
और छोटे छोटे लोकल फैक्टर्स को मैनेज करने की कोशिश थी। सर्बानंद सोनोवाल उनका फेस थे। हेमंत बिश्व शर्मा पर्दे के पीछे ज्यादा थे, पर्दे के आगे कम थे। ही वॉज मोर इन ऑपरेशनल मैनेजर रोल काइंड ऑफ थिंग। लेकिन 2021 के चुनाव में चीजें बदल गई हैं। बीजेपी ने सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं किया है, हालांकि सीएम चुनाव लड़ रहे हैं माजुली की सीट से। सर्बानंद सोनोवाल का फेस हर जगह छाया हुआ है एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग द काइंड ऑफ फॉलोइंग ही हैज। हेमंत बिस्वास, आप कह रहे हैं हेमंत बिस्वास का चेहरा? यस यस यस, हेमंत, द काइंड ऑफ फॉलोइंग ही हैज। मतलब बदरुद्दीन अजमल मुझसे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है कि हेमंता ने कांग्रेस में कितने लड़वाए हैं, और खुदा ना खास्ता हो सकता है कि मेरी पार्टी के भी कुछ कैंडिडेट उसके सपोर्ट में हो। मतलब द काइंड ऑफ फियर उसके अपोनेंट्स में है। और जो यंगस्टर्स के बीच चीजें दिखी तो बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर से अरिथमेटिक की बात आ जाती है। कांग्रेस इज सोनली रिलाइंग ऑन अरिथमेटिक कि हम एआईयूडीएफ के साथ लड़ रहे हैं, हम बोडो पीपल्स फ्रंट के साथ लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। वो पिछली बार के वोट शेयर को जोड़ जाड़ के अपने आप को मजबूत बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की कमजोरी आप इसी से समझिए कि उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2.5 महीने से डेरा डाले हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक तो है, देखिए, कांग्रेस की कमजोरी इस बात से दर्शाती है कि उनको बदरुद्दीन अजमल के पास जाना पड़ा, और वो जो नेगोशिएशंस हुए उसमें अजमल ने एक तरह से डिक्टेट किया कांग्रेस को कि कौन सी सीटें चाहिए उनको, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि उनको अजमल की जरूरत है लोअर असम में। मैं कह रहा हूं असम में 2 चुनाव हो रहे हैं या 2.5 चुनाव हो रहे हैं। एक तो अपर असम और सेंट्रल असम का चुनाव हो रहा है, एक लोअर असम का चुनाव हो रहा है, जहां आप अरिथमेटिक की बात कर सकते हैं। बराक वैली और एक बराक वैली में हो रहा है, और बराक वैली में भी कुछ जगहों में अजमल का प्रभाव है, कुछ जगहों में नहीं है। मुझे लगता है एक अजमल के साथ जैसे ही कांग्रेस ने अपना अलायंस किया, उससे कांग्रेस को एडवांटेज भी मिला कि 30-35 सीट तो हमको 100% अब मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ बाकी सीटों में शायद बीजेपी को मौका मिला कि अजमल को एक तरह से आप एनिमी फिगर बनाए, एक दुश्मन बनाए, और वहां हमारा अहोमिया हिंदू कंसोलिडेशन एक तरह से बन पाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर गणित की भी बात करें तो बीजेपी का भी एक गणित है और कांग्रेस का गणित है। लेकिन बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल पावर जो है वो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा है। उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, उनके पास चेहरे भी हैं एक तरह से। जैसे आपने कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा एक जमाने में कांग्रेसी थे, लेकिन आज वो चेहरा बन गया एक तरह से असम का। खास करके कोविड के बाद मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा देखिए कोविड में जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जिस तरह से हेमंत ने काम किया, उनकी एक पहचान एक बन गई है। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है तरुण गोगोई के बाद जिसकी कोई पहचान बन गई है। और अगर कांग्रेस को कोई भी चांस आसाम में है, वो इस वजह से है कि वहां भी लोकल एमएलए के खिलाफ गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी है। और आपने देखा हर चुनाव में 2019 के बाद जहां भाजपा की सरकार रही है, कुछ हद तक भाजपा के वोट घटे हैं लोकसभा के मुकाबले। तो इसलिए कांग्रेस में थोड़ी उम्मीद जगी है और भूपेश बघेल ने बूथ लेवल पर काम किया। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि पूरी आसाम की अगर आप तस्वीर देखें, लोअर अपर सेंट्रल बराक, बीजेपी के पास एक तरह से एडवांटेज है क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है और कई वेलफेयर स्कीम्स हुए हैं। ये जो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स है ना सौरभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हमारी राजनीति में। किसी को पेंशन मिला हो, किसी को कोई मुझे लगता है युवाओं के लिए कोई एक स्कीम वहां सरकार ने बनाई थी, और क्योंकि डिजिटाइजेशन के थ्रू, जन आधार के थ्रू ये पैसा लोगों तक पहुंच जाता है, इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं फायदा होता है। और मोदी जी की पहचान बहुत ही बड़ी है असम में। हमने बंगाल की भी बात की, मोदी टुडे इज अ नेशनल फिगर। एक तरह से उनकी एक हेमंत बिस्वा शर्मा हो सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल लोकल लेवल पर नेशनल लेवल पर जो बीजेपी को एक एडवांटेज असम जैसे राज्य में है, वो है नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री है। उनकी छवि जो है वो बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा जरूर पहुंचा सकती है। तो आई वुड से एडवांटेज बीजेपी स्टिल। अच्छा, ये बताइए राजदीप जी, एक तो मैं इसमें एक चीज क्विकली जोड़ दूं कि असम में जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो हमें जो बीटीसी वाली सीटें हैं, जहां पे बोडो पीपल्स फ्रंट जो पिछली बार इनके साथ था, 16 सीट लाया था, हग्रामा मोहिलारी वाला, वो अब कांग्रेस और एआईयूडीएफ के साथ है। हमें बोडो और बंगाली मुस्लिम्स का कन्फ्रंटेशन 2012 का नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा, एक जो वहां पे एंटी बोडो कंसोलिडेशन भी होता रहा है,
और नहीं, प्रमोद पर बोरो वहां नहीं सौरभ भाई, सॉरी, वहां भी बोडो पार्टी के साथ बीजेपी, जो नई बोडो पार्टी बनी मैं है वही बोलने वाला था कि प्रमोद sorry, बोरो की जो पार्टी है यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, जी जी, वो भी एक बीजेपी की बैकिंग से फोर्स बन के उभरी है। तो वो एक क्लियर डिसाइडर होगा कि अगर मान लीजिए इन एनी केस अपर असम में बीजेपी गेन करती है, सेंट्रल में बराबर रहता है, बराक वैली और लोअर असम में धुबरी वाले एरिया में मान लीजिए कांग्रेस या यूडीएफ गेन करती है, तो वो एक डिसाइडर हो सकता है क्लोज कॉल में। और वहां रिसोर्सेज मैटर। बोडो एरियाज में हमने देखा है जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं उनको, जो केंद्र में सरकार में हो या राज्य में, उनको थोड़ा उसका एडवांटेज भी होता है। जी बिल्कुल। आप तमिलनाडु और केरल गए, वहां पर कैसा मंजर था? वहां मैंने ज्यादा खाना खाया है वैसे, क्योंकि प्रोग्राम मेरा इलेक्शन ऑन माय प्लेट था, लेकिन केरल बहुत फैसिनेटिंग इलेक्शन है, क्योंकि हमारे दर्शकों को मालूम है या नहीं, मुझे लगता है एकमेव राज्य है देश में जहां पिछले 40 सालों में सरकार लगातार 5 साल से बदलती रही है। किसी भी सरकार ने 5 साल से ज्यादा कार्यकाल नहीं किया है 77 से, और आज हम 2021 में हैं, 44 इयर्स हो गए हैं। किसी एक पक्ष ने 5 साल के बाद उनको एक बार री इलेक्ट नहीं किया गया है। तो ये जो है एक ऐसे माहौल में पहली बार लग रहा है, क्योंकि ओपिनियन पोल भी ये दिखाते हैं और जमीन पर भी जब आप लोगों से बात करते हैं कि पिनराई विजयन जो लेफ्ट के लीडर है, सीपीआईएम के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो छवि बन गई है, खासकर कि कोविड के बाद जिस तरह से फूड राशन दिए गए, पेंशन की स्कीम दी गई है, ये जो वेलफेयर स्कीम्स जिसके बारे में मैंने असम में भी बात की है, उस वजह से पिनराई विजयन एक बड़े नेता की तरह उभर कर आए हैं। तो ये चुनाव वहां केवल सीपीएम बनाम कांग्रेस नहीं है, पिनराई विजयन वर्सेस कांग्रेस है, और कांग्रेस के कई नेता हैं वहां जो सब मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं। लेफ्ट ने एक तरह से जितने भी अपने अंडे हैं सब पिनराई में के खाते में डाल दिए, और पहली बार मैं देख रहा हूं लेफ्ट जैसे पार्टी में पर्सनालिटी कल्ट बढ़ गया। एक जमाने में आप कह सकते हैं ज्योति बासु का भी एक तरह से ये था, लेकिन केरल में विजयन ने ये पार्टी पर पूरा अपना कब्जा कर दिया है, और अगर वोट पड़ेंगे या तो आप विजयन के खिलाफ है या उसके पक्ष में है। कांग्रेस को जरूर यहां चांस है मुझे लगता है सौरभ, क्योंकि जो वहां का कोस्टल एरिया है जहां मछुआरे हैं, वहां कई लोग गुस्से में हैं कि पिनराई विजयन कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे अमेरिकी कंपनी से, इसका हमारा नुकसान होगा। तो वहां 41 सीट करीब है जो वहां तटीय इलाके जो कोस्टल एरिया है, वहां मुझे लगता है कांग्रेस को चांस है। और वहां एक बात बड़ी है, राहुल गांधी फैक्टर है। राहुल गांधी का काफी लोगों से क्योंकि वो केरल से अब एमपी बन गए हैं, 20 में से 19 सीट कांग्रेस को मिले थे लोकसभा में 2 साल पहले, और राहुल फैक्टर है वहां, आप इसे नाकार नहीं सकते। बीजेपी उभर कर आ रही है और यह देखना पड़ेगा बीजेपी वोट किसका लेती है। अगर बीजेपी कांग्रेस का वोट लेती है, और मुझे लगता है बीजेपी का टारगेट यही है कि कांग्रेस को कमजोर करो, अगर लेफ्ट एक बार फिर आ जाए तो हम ऑपोजिशन स्पेस आज ऑक्यूपाई करके 10 साल बाद या 5 साल बाद हम सरकार के लिए दावेदार बन सकते हैं। और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, अपर कास्ट हिंदू को टारगेट कर रही है। तो बड़ा रोचक मुझे लगता है वहां चुनाव होगा, वेरी क्लोजली फॉट। केरल में हर सीट के लिए मुझे लगता है लड़ाई होगी। ओपिनियन पोल्स वहां और पत्रकार, लोकल पत्रकारों से जब मैं बात करता हूं वो कहते हैं पिनराई विजयन को एज है, लेकिन मैंने कहा 44 साल से कोई भी सरकार दोबारा लौट कर नहीं आई। बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन, क्योंकि केरल में भी धीरे धीरे मुझे लगता है लोग एक तरह से एक नई एस्पिरेशनल सोसाइटी आ रही है, और विजयन एक तरह से उस सोसाइटी का प्रतीक बनना चाहते हैं। वेरी नॉन लेफ्ट लीडर, वो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जॉब्स, वो कहते हैं कि आई विल क्रिएट मेनी मोर जॉब्स, क्योंकि जॉब्स एक बड़ा रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां है। पर मुझे लगता है ओवरऑल केरल विल बी अ वेरी क्लोज रेस। मैं ये नहीं कहना चाहता कौन जीतेगा, लेकिन कांटे की टक्कर है, और बीजेपी किसका वोट लेती है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। राजदीप, मैंने कभी केरल की पॉलिटिक्स कवर नहीं की, इसलिए मैं ये सवाल आपसे खास तौर पर पूछ रहा हूं। आपको क्या डिफरेंस दिखता है बंगाल के लेफ्ट में जो खत्म होता चला जा रहा है, और केरल के लेफ्ट में, जहां वो जो एक हम लोग कहते हैं कि दुनिया की पहली लोकतांत्रिक सरकार केरल में आई लेफ्ट की, है ना, इलेक्टेड लेफ्ट, पहला नंबूदरी-पाल सरकार। तो आपको केरल के लेफ्ट और बंगाल के लेफ्ट में क्या फर्क दिखा? आपने एक शब्द अभी यूज किया, इलेक्टेड लेफ्ट। मुझे लगता है लेफ्ट इज मोर इलेक्टेबल इन केरला देन इन बंगाल। उन्होंने कोशिश की है कि हमें किस तरह से हम चुनाव जीत सकते हैं, अपने आप को किसी विचारधारा के पकड़ में नहीं रखा है।
विचारधारा है, काडर है, लेकिन विजयन जैसे लीडर ने ये दिखाया, एक बार आप सरकार में आए, और ज्योति बासु ने अपने जमाने में ये दिखाया था कि आप किस तरह से दोबारा चुनाव जीत सकते हो, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे, किस तरह से नए ग्रुप्स को अपनी तरफ लाएंगे, ये उन्होंने कोशिश की है, जो मुझे बंगाल के लेफ्ट में नहीं दिखता। बंगाल के लेफ्ट अभी भी मुझे लगता है अपनी एक पुरानी जमाने में रहे कि ना। और ये जो नया लेफ्ट है, उन्होंने कई टिकट्स यंग लोगों को दिए, 30-40 साल के लड़कों को दिए हैं। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो 2 बार चुनकर आए हैं उनको तीसरी बार इस बार टिकट नहीं दिए गए हैं, कई मंत्रियों के टिकट काटे हैं। तो एक मैंने उनसे पूछा विजयन जी से, सर मैं तो आप में एक कहा जाता है कि आप मोदी इन मुंडू है, यानी मुंडू यानी धोती जो केरल की होती है, तो क्या आप मोदी जी की तरह अपना मॉडल चलाते हैं? तो उन्होंने मुझे देखा और कहा लास्ट क्वेश्चन, और कहा मैं उस तरह का नेता नहीं हूं। मैं देखिए, लेकिन मुझे कुछ उनके मॉडल में दिखता है जो हर कामयाब मुख्यमंत्री में है। वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार पे जोर दो, गवर्नेंस पे जोर दो, लोग आपको एक तरह से रिवॉर्ड करते हैं। तो ये एक फर्क दिखा है केरल के लेफ्ट में और बंगाल के लेफ्ट में। कांग्रेस मुझे लगता है क्योंकि इतने वहां गुटबाजी है, इसकी वजह से थोड़ी उनको परेशानी हुई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस रेस में। ये एक ऐसा राज्य है सौरभ जहां कांग्रेस का भी एक वोट अभी भी है, तो इसलिए हम कांग्रेस को राइट ऑफ नहीं कर सकते। और पिछले हफ्ते में थोड़ा गैप जो था वो लगातार कम होता नजर आ रहा है। ये जो जानकारी ग्राउंड से मैं दे सकता हूं कि गैप जरूर कम होता जा रहा है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच। आपने एक चीज नोटिस की कि प्रियंका गांधी अब यूपी से बाहर निकली, बहुत बड़ी असम और केरल के लिए, और हमने एक कोऑर्डिनेशन देखा कि जब प्रियंका असम में थी तो राहुल वहां थे, फिर वो केरल गई तो राहुल यहाँ पर आ गए। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह के दौरों से अब बहुत फर्क नहीं पड़ता अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या नैरेटिव के लेवल पे मजबूत नहीं है। पर आपको लगता है कि मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट से अगर ये असम और केरल दोनों हार जाते हैं, मान लीजिए, तो ये जो राहुल दोबारा अध्यक्ष बने, जो ये कोरस गाया जा रहा है, वो कुछ कमजोर पड़ेगा? देखिए, कमजोर पड़ेगा या नहीं, लेकिन इतना साफ है कि ये जो राहुल विरोधी जो आवाजें हैं उनको थोड़ी मजबूती जरूर मिलेगी। राहुल मुझे लगता है अभी भी अध्यक्ष बनेंगे, भले वो केरल और असम हार जाए, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस में जो आवाजें उठी हैं, या उनके खिलाफ नहीं मैं कहूंगा, लेकिन कि कांग्रेस में हमें बदलाव चाहिए, हमें इंटरिम प्रेसिडेंट नहीं रह सकती सोनिया गांधी, जो G23 की बात कही जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत किया जाए, गुलाम नबी आजाद, आपने कहा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दौरे पर है, गुलाम नबी आजाद कहीं नहीं गए। हालांकि उनके पुराने रिश्ते रहे हैं केरल से, बंगाल में भी बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन उनको कहीं नहीं भेजा, ना स्टार कैंपेनर की तरह से भेजा है, और ज्यादातर जितने भी G23 के नेता हैं उनको नहीं भेजा है। कहीं ना कहीं सौरभ, आपने जो बात कही प्रियंका और राहुल की, मुझे लगता है उनको भी अब लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़कर पार्टी को एक तरह से लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, संघर्ष अपने आप को आगे नहीं रखे तो वो खुद पीछे चले जाएंगे। अगर उनको ये उनके लिए एक तरह से ये बड़ी लड़ाई है, एक टेस्ट है। केरल के आप MP है, आपको केरल तो जीतना चाहिए। और मैंने सुना है कि लास्ट डे पर, क्योंकि प्रियंका गांधी अब सेल्फ आइसोलेशन में गई है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को कोविड हुआ है, लेकिन आखिरी दिन में शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 तारीख को जो आखिरी दिन है कैंपेन का केरल में, वहां वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेगी। यानी उनको भी मालूम है कि ये कांटे की टक्कर है जो उन्हें जीतना है। रमेश चेन्निथाला वहां के नेता ने ये मुझे कहा डू और डाई, और इस डू और डाई में क्या है कि अगर इस बार कांग्रेस हार जाए, यानी 2 बार लगातार, तो शायद कई कांग्रेसी नेता भाजपा में जा सकते हैं, और फिर अगली लड़ाई वहां पे लेफ्ट वर्सेस बीजेपी हो जाए, या तो 2026 में या 2031 तक। क्योंकि कांग्रेस में आपने देखा जब 2 बार लगातार कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस संगठन उस राज्य में कमजोर हो जाता है। बहुत कम ऐसे राज्य, पंजाब,
ले लीजिए, एक छत्तीसगढ़ ले लीजिए, लेकिन जहां कांग्रेस 2 बार हारने के बाद भी सत्ता में आई है, लेकिन ऐसे बहुत कम राज्य है। इसलिए कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है केरल में, और यही वजह है मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब एक तरह से वहां जा रहे हैं। और दक्षिण में और कोई कांग्रेस राज्य नहीं है सौरभ, क्योंकि इसीलिए एक जमाने में, इंदिरा के जमाने में तो दक्षिण तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। तो यही वजह है मुझे लगता है कि कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ रही है केरल में। केरल वो हार नहीं सकते, असम हार जाए इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन केरल हार जाए तो मुझे लगता है गांधी परिवारों की मुसीबतें कांग्रेस में और बढ़ जाएंगी। चलिए राजदीप, तमिलनाडु में परिवर्तन की बयार बह रही है या बह रही है? कितना फर्क है? देखिए यही है, मैं AIADMK के फाइट में नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बहुत एक तरफा रिजल्ट था। फाइट में है ये, आप जानिए। ये मुझे सबसे बड़ी बात, जब मैं तमिलनाडु में गया मुझे भी लगा, सब ओपिनियन पोल कह रहे थे 3/4 बड़ी मेजोरिटी से डीएमके कांग्रेस अलायंस आएगी। लोकसभा में भी क्लीन स्वीप थी उनकी, केवल एक सीट 39 में से AIADMK को मिली थी। लेकिन वहां जब लोगों से मिला सौरभ, तो कई लोगों ने कहा, जो चीफ मिनिस्टर है पलनीसामी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम छोटे छोटे गांव में भी जब गए, लोगों ने कहा नहीं। और ये कोविड में, देखिए कोविड की वजह से कई मुख्यमंत्रियों की जो एक पहचान है वो बढ़ गई है, क्योंकि वो लगातार संपर्क में रहे, उन्होंने फूड किट्स दिए हैं, राशन दिया है। हम केरल की बात करें तो विजयन की बात करें, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो असम को लेकर, यहां भी पलनीसामी जो किसान परिवार से आते हैं, उनकी छवि जरूर बढ़ गई है। लेकिन मुझे लगता है AIADMK जो है पूरी तरह से एकजुट अभी भी नहीं है। पनीर सेल्वन का ग्रुप है, कुछ जो दिनाकरन, जो शशिकला का ग्रुप है, वो भी छोड़कर तो चले ही गए हैं। इसलिए AIADMK इतना एकजुट नहीं है। और DMK के लिए भी, जैसे कांग्रेस के लिए केरल में डू और डाई है, DMK के लिए भी ये डू और डाई है, क्योंकि कई सालों से DMK वहां सरकार में नहीं आए, 10 साल से AIADMK है। उसका अगर फायदा नहीं उठा पाए स्टालिन, तो कब उठा पाएंगे? और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये तो लगा लोगों से मिलकर, लोग स्टालिन को एक बार चांस देने के लिए तैयार है। पलनीस्वामी इज अ पॉपुलर लीडर, लेकिन मुझे लगता है इस बार स्टालिन और DMK और कांग्रेस के साथ एक एडवांटेज है। और एक आखिरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वहां बीजेपी एक ऐसा राज्य है, बीजेपी केरल में ग्रो कर रहा है, वोट शेयर भी बढ़ रहा है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी एक्चुअली इज अ लायबिलिटी। वहां अगर मुझे लगता है बीजेपी के साथ पलनीसामी नहीं रहते ना, तो उनको थोड़ा बेटर होता, क्योंकि एक एंटी बीजेपी फीलिंग DMK या एक तरह से जो वहां का विपक्ष है, उन्होंने एक तरह से कहा कि एक एंटी तमिल पार्टी है, और कुछ हद तक इसमें उनको यश मिला है। और यही वजह है, ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से अभी में मुझे लगता है DMK कांग्रेस को एज है। मुझे नहीं लगता वेव होगा, लेकिन डेफिनेटली DMK कांग्रेस हैज द एडवांटेज इन तमिलनाडु। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तीसरा वंशानुगत सत्ता हस्तांतरण होगा। पहला एग्जाम्पल हमें दिखता है जब NTR ने 80s के अर्ली में तेलुगु देशम पार्टी बनाई और कांग्रेस को सत्ता से हटाया, और जब वो दोबारा सत्ता में वापसी करते हैं तो एक ब्लडलेस कू होता है फैमिली के अंदर, और उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू आते हैं, एंड देन ही विंस इलेक्शन अगेन। दूसरा हमें YSR और फिर जगन रेड्डी में दिखा, दिस सन ऑल्सो राइजेस। तीसरा केस फिर वो स्टालिन का होगा, क्योंकि अदरवाइज आप अगर आंध्रा की पॉलिटिक्स देखें, कर्नाटक की देखें, तो आपको नहीं दिखता है कि बैक टू बैक, मतलब कि माफ करिए, कि पहले पिता रहे हों CM और फिर बेटा भी और देखिए यहाँ तो तीसरा जनरेशन भी आ रहा है, उदयनिधि स्टालिन, वो तो चेन्नई से लड़ रहे हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि DMK तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है जो पारिवारिक या कहें या एक तरह से वन मैन पार्टी थी। ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, ये पार्टी निकली है एक मूवमेंट से। अब उस मूवमेंट की पार्टी को अगर आप पारिवारिक करें तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कमजोरी नजर आ जाए। और ये पलनीसामी ने इसको बहुत प्रचार किया है कि हमारी जो पार्टी है, मैं एक किसान का बेटा हूं, और वहां देखिए DMK की पार्टी है जो स्टालिन जो है वो केवल करुणानिधि जी के पुत्र है, इसलिए मुख्यमंत्री के दावेदार है। तो ये कहीं ना कहीं जो वंशवाद की राजनीति है, वो देखिए कुछ राज्यों में तो अभी भी चलती है, नवीन पटनायक इसके उदाहरण एक तरह से उड़ीसा में भी है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये ज्यादा सालों तक चल पाएगी।
आप देखेंगे अगले 5-10 सालों में केरल तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में भी उथल पुथल होगा। बड़ी छोटी छोटी पार्टी आ रही है, वहां भी बड़े कास्ट आइडेंटिटीज एक तरह से शार्पन हुए हैं, और वहां भी अगर आप उत्तर तमिलनाडु में जाए तो अलग स्थिति नजर आती है, दक्षिण में जाए तो अलग स्थिति नजर आती है। तो एक चर्निंग हर राज्य में नजर आती है, और तमिलनाडु इससे अलग नहीं है। हर राज्य में इस बार सौरभ आप देखेंगे, लोअर आसाम चले जाए या फिर आप कोस्टल केरल चले जाए, एक चर्निंग, एक जो हमने बंगाल की भी बात की, एस्पिरेशनल सोसाइटी वगैरह की, वो हर जगह नजर आती है। एक नया पॉलिटिक्स इस देश में उभर कर आएगा, उसे समय लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे नजर आ रहा है। बिल्कुल। राजदीप जी, लंबी बातचीत हुई, आपने इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। I'll see you in Bengal. I hope to see you in Bengal. बिल्कुल, मैं बंगाल का जमाई हूँ, मैं जा रहा हूँ वहां अगले हफ्ते से। आइए जमाई राजा, फिर देखें वहां आपका क्या जलवा है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। चलिए, एक लंबी राजनीतिक चर्चा हुई असम के विषय पर, और उससे पहले बंगाल पर तो काफी लंबी हुई, और हमने थोड़ा थोड़ा केरल और तमिलनाडु को भी छोड़ने की कोशिश की। अब बढ़ते हैं नेता नगरी के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। आपके सवाल और मेरे हिस्से के जवाब। जवाबदेही में पहला सवाल है देवेश गौर का। अगर ममता दीदी नंदीग्राम से हार जाती हैं तो आगे उनका पॉलिटिकल करियर क्या होगा? देखिए, हमने बाकी जगहों पर भी देखा है, असंभव को संभव होते हुए मायावती और अखिलेश यादव को साथ आते देखा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम और बंगाल भी हार जाती हैं तो, कि 5-10 साल में एक और कंसोलिडेशन हो, लेफ्ट के साथ भी वो साथ में आए, तो वो देखने की बात होगी। पर अभी वो स्पेंट पॉलिटिकल फोर्स नहीं है ममता बनर्जी, अभी पॉलिटिक्स बाकी है। ओमकार दड़पे का सवाल है, नाउ दैट अयोध्या राम मंदिर एपिसोड इज डन, डू यू थिंक आरएसएस बीजेपी विल बी willing to carry this phenomena further to Mathura and Varanasi, or will this be closed now? ओमकार जी, अगर मैं आरएसएस के जो हेड हैं, सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, उनके बयानों पर जाएं, उन्होंने जो एक लंबी बातचीत की थी दिल्ली में 3 दिनों की श्रृंखला, तो काशी मथुरा पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन मेरी पॉलिटिकल गट फीलिंग ये कहती है कि अगर बीजेपी विपक्ष में जाती है कभी भविष्य में, और तब उनको लगता है कि एक मोबिलाइजेशन के लिए फिर से जरूरत है, तो मथुरा को लेके बात हो सकती है। अगर आपने खबरों पर नजर रखी हो तो इस तरह के सिविल लॉ सूट्स, पिटीशंस, ये सब फाइल होनी शुरू भी हो गई हैं, कहीं मथुरा को लेके, कहीं काशी को लेके। लेकिन काशी में चुनाव के पहले गया था, तो वहां पे जिस खूबसूरत ढंग से वो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द जिस तरीके से पूरा परिक्रमा और सब डेवलप की जा रही है, तो वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो उस तरफ तो ध्यान जाता नहीं। तो मुझे एज ऑफ नाउ नहीं लगता है, और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि अब सरकारें और समाज ये हिस्टोरिकल जो रिक्लेम का पूरा प्रोसेस है वो राम मंदिर के निर्माण के साथ पूरा मान लें, और राम राज्य में जो जरूरी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण, जन भागीदारी, उस पर जोर दें। मोहम्मद सरफराज का सवाल है, हु कैन बी द कांग्रेस पार्टी सेवियर? सर, ये सवाल इसका जवाब मुझे क्या, खुद कांग्रेस को नहीं पता, बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स को नहीं पता। अभी मैं गुवाहाटी में था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी हमने यही सवाल पूछा कि क्यों आप लोग गांधी फैमिली के पीछे पड़े रहते हैं, भाई आप बन जाइए, कोई भी बन जाए। तो बोले अब ये जैसे सौरभ द्विवेदी से पूछे बिना लल्लन टॉप में कुछ तय नहीं होगा, वैसे ही कांग्रेस में चीजें कांग्रेस वाले तय करेंगे। ठीक है भाई, कर लीजिए तय। पर अगर एक आध चुनाव ये और हारते, देखिए जो नेता है ना, वो उसका आभा मंडल जब छींचने लगता है तो पीछे से पब्लिक जाने लगती है। विकास त्रिपाठी का सवाल, डू यू थिंक दैट मोर देन कांग्रेस इट्स द रीजनल पार्टीज दैट हैव फेल्ड एज अपोजिशन, दे हैव इनफ नंबर्स इन द राज्यसभा टू कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट? सर, रीजनल पार्टीज पर आप उनके हिस्से का ब्लेम जरूर डालिए क्योंकि वो भी अपोजिशन में है, और पर मुझे लगता है कि रीजनल पार्टी के अपने पॉलिटिकल कंपल्शन भी होते हैं। अगर उन्हें सेंटर की स्कीम चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं अपनी सहूलियत के लिए, तो उन्हें भी अपने अपने पॉलिटिकल फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है।
पर अगर कोई ऐसी पार्टी है जो सीधे बिल्कुल मुकाबले में खड़ी है, जैसे कांग्रेस या अभी टीएमसी दिख रही है, अगर वो एड़ियां गड़ा के लड़े और किसी मुद्दे को बड़ा बना दे, तब अपोजिशन पार्टीज को फेस सेवर के तौर पर ही they'll have to fall in line with the rest of the opposition camp. Rohit Nahata. After Modi, Mamta, Pawar, Nitish, who can be the faces of Indian politics in general election of 2029 and after? Politicians who will take the India story forward. बहुत दूर की कौड़ी लेके आए रोहित बाबू। योगी आदित्यनाथ एक फैक्टर होंगे और देवेंद्र फडणवीस एक फैक्टर हो सकते हैं। जगन रेड्डी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं बिकॉज ही इज यंग। और इसमें मुझे लगता है कुछ बाय 2029 अरविंद केजरीवाल भी एक फैक्टर हो सकते हैं। कुछ नए प्लेयर्स भी उभर कर सामने आएंगे। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का तो मैंने जिक्र किया ही है। और बिहार से मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल फोर्स उभर सकती है, वो तेजस्वी होंगे, कोई और होगा, ये देखने की बात होगी। देखिए बिहार, बंगाल, तमिलनाडु ये काफी की स्टेट्स हैं नंबर गेम से भी। रवि वर्मा, माय क्वेश्चन इज इफ इंडिया वुड नॉट हैव डिसाइडेड इन 1947 देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन। अच्छा, माय क्वेश्चन इज इफ इंडिया वुड नॉट हैव डिवाइडेड इन 1947 देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। सर झगड़े तो तब भी चल ही रहे होते, तब हो सकता है कि दोनों ही जगह, दोनों ही कम्युनिटीज में हार्ड लाइनर वर्सेस सॉफ्ट लाइनर वाला भी एक झगड़ा चल रहा होता। बाकी ये बहुत लंबी बहस है रवि, मैं कोई चलता उसे जवाब नहीं देना चाहता हूँ। दीपक सर, प्लीज सजेस्ट एनी बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग द 1962 वॉर एंड इंडिया चाइना रिलेशन। दीपक, टुडे इज योर लकी डे। मैं, आपने कहा और मुझे ध्यान आ गई, अब मेरा फ्रेम आपने गौर किया हो बदल गया है, तो मैं अपनी किताबों वाले कमरे में बैठने लगा हूँ एक दूसरे में। ये किताब है 1962 द वॉर दैट वाज़न्ट, द डेफिनेट अकाउंट ऑफ द क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना। शिव कुणाल वर्मा की ये किताब है, अलेफ से छपी है किताब, ये रूपा का एक इम्प्रिंट है अलेफ। तो मुझे लगता है कि आपको ये किताब देखनी चाहिए। मैं आपको और भी लंबी फेहरिस्त बता सकता हूँ, पर एक से शुरुआत करिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। होज़ैफा मलिक का सवाल, एनी अपडेट्स ऑन योर इंटरव्यू विद अमित शाह। होज़ैफा, हमने अपनी रिक्वेस्ट रखी है, दोबारा नए सिरे से रखेंगे। अभी आई गेट बैक टू बंगाल, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री ललन टॉप से बंगाल चुनाव के संदर्भ में और दूसरे मुद्दों पर बात करें। अगर ऐसा होता है तो आप जल्दी उसको देखेंगे, पर फिलहाल हालांकि मैंने सोचा था वीकेंड रिकमेंडेशन में बताऊंगा, पर हमने कुछ अभी हाल में पॉलिटिकल इंटरव्यूज किए हैं जो आप जरूर देखिए। अगला सवाल हमारी मित्र का है, जो हमारी मित्र भी हैं और हमारी लोकल गार्जियन भी हैं, और वो नाराज भी थी कि आपने हमारा सवाल नहीं लिया है। शी इज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड व्यूअर ऑफ ललन टॉप, और उनका ये सवाल है तो मुझे लेना ही पड़ेगा। आपने हमारा सवाल नहीं पूछा, ऐसा हमको कहा गया था। मिल जाइए वो सवाल भाई। हाँ, नेता नगरी के लिए हमारा सवाल, ये सवाल पूछा है शक्ति ने। प्रशांत किशोर का हमने इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने बोला कि अगर भाजपा 100 का आंकड़ा क्रॉस करती है तो वो अपना काम बंद कर देंगे। आप बताएं, इस तरह के दावे क्या वोटर्स को प्रभावित करेंगे? क्या मंशा होती है इस तरह के दावे करने के पीछे? शक्ति जी, सबसे पहले तो ये माइंड गेम होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में परसेप्शन की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो फ्लोटिंग वोट है वो अक्सर मोमेंटम के साथ जाना पसंद करता है, वो बहती हवा के रुख में लाना पसंद करता है। तो द वेरी आइडिया कि प्रशांत ने एक ट्वीट किया और आपने ये सवाल पूछा, तो प्रशांत किशोर अपने, उनके जो पॉलिटिकल क्लाइंट हैं टीएमसी, उनके लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे उनकी अपनी अरिथमेटिक है जो वो बताते रहते हैं सार्वजनिक मंचों पर। और मुझे लगता है कि जब भी इस तरह के दावे होते हैं, आपने देखा होगा अमित शाह हमेशा एक नंबर देते हैं,
मिशन 265 प्लस, मिशन 272, मिशन 300, मिशन 60, मतलब अलग अलग विधानसभा में अलग अलग नंबर देते हैं। तो वो काडर और वोटर तक, आप देखिए जैसे बंगाल में पहले फेज के इलेक्शन कंप्लीट हुए तो एक नंबर दिया बीजेपी ने कि हम इतने में इतनी सीटें जीत रहे हैं। तो वो इसीलिए दिया जाता है नंबर, ताकि एक मैसेजिंग हो और परसेप्शन का वॉर, मोमेंटम का वॉर जीतने में मदद मिले। ये थे आज के सवाल। अब बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में हमारे पास 2-3 सलाहें हैं। एक पहली सलाह मेरी ये है कि जब भी मौका लगे आप देश के पूर्व की तरफ जाइए। मतलब मेरा तो ये कहना है कि सब तरफ जाइए, पर प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और अगर मैं अपनी पत्नी के शब्दों में कहूं तो नॉर्थ ईस्ट को एक ही वाक्य में मत निपटा दीजिए। मतलब आप कभी ये नहीं कहते हो ना कि हाँ यार मैं राजस्थान और पंजाब जा रहा हूं। तो जिस तरीके की विविधता इन 2 प्रदेशों में है, वैसी ही विविधता आपको त्रिपुरा और नागालैंड में दिखेगी, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में दिखेगी, और असम तो बहुत व्यापक है, बहुत खूबसूरत है। लेट मी से दिस, आई हैव फॉलन इन लव विद असम एंड आई होप कि मैं बार बार उस प्रदेश में लौट सकूं, वहां के लोगों के पास, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में मेरे जो नए दोस्त बने हैं उनके पास, और जो मेरे ऑलरेडी वहां पर दोस्त हैं जो प्रोफेसर हैं, जी अब मेरी उम्र के लोग प्रोफेसर भी हैं देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में। तो घूमिए, प्लीज जाइए। आप जाएंगे तो आपको भारत के नए नए शेड्स नजर आएंगे, और जो हमारी आस्थाएं हैं उनमें थोड़ा सा कंपन जरूरी है, ताकि उसमें नए सत्य शामिल हो सके। वो आपको नॉर्थ ईस्ट जाकर दिखेगा। मेरे साथियों ने बताया कि वहां पर बांस की सब्जी, केले के फूल की सब्जी, इस तरह की कई चीजें हैं जो बड़ी अद्भुत हैं। तो उन सब का रसास्वादन करने को आपको मिलेगा। तो एक तो मेरी सलाह ये है, जब भी आप अपना ट्रेवल प्रोग्राम बनाएं तो इस चीज का ख्याल रखें। दूसरा, पिछले दिनों काफी हवाई यात्राएं की, यहाँ से कोलकाता, वहां से गुवाहाटी और फिर वापस। तो आप क्रिमिनल जस्टिस, ये एक हॉटस्टार पर सीरीज है, 2 सीजन इसके आए हैं, वो जरूर देखें। पंकज त्रिपाठी जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, मित्र हैं, और उन्होंने कहा था कि सौरभ हमें जिस एक काम में सबसे ज्यादा तसल्ली आई बहुत ही सटल ढंग से, वो काम क्रिमिनल जस्टिस में तुम देखना। तो मैंने उनकी रिकमेंडेशन पे ही देखा। आप में से ज्यादा हो सकता है कई लोगों ने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। स्पेशली सीजन 1 बहुत कमाल का है। तिग्मांशु धूलिया ने उसे डायरेक्ट किया है, एंड वन ऑफ द वेरी फाइन एक्टर ऑफ अवर जनरेशन, विक्रांत मैसी उसमें है, और मीता वशिष्ठ उसमें है लॉयर के रोल में, और माधव मिश्रा के रोल में पंकज त्रिपाठी का काम तो बहुत कमाल का है ही। जैकी श्रॉफ का काम, और मैं जैकी श्रॉफ की अच्छी एक्टिंग देखता हूँ, और मुझे एक परिंदा का वाकया याद आता है जो विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी किताब में भी लिखा, जो अभिजात जोशी से बातचीत की है। और परिंदा पे एक बातचीत है उनकी और अनुराग कश्यप के बीच की, उसमें भी जिक्र है कि जैकी वाज लाइक, बिडू अपन को तो आता नहीं काम करने को, ये ब्लॉकिंग क्या होता है, ये क्या होता है। उसने कहा आप बस खड़े हो जाओ, बाकी हम कर लेंगे सर। और फिर आप जैकी श्रॉफ को इस तरह के रोल्स में देखते हैं तो आपको लगता है कि एनीबडी कैन इवॉल्व इफ दे कीप वर्किंग ऑन देयर क्राफ्ट। सो वॉचिंग में मेरा रेकमेंडेशन ये है। और दूसरा मेरा रेकमेंडेशन ये है कि ललन टॉप ने कुछ बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्में बनाई हैं तमिलनाडु और केरल पर, वो आप जरूर देखिए। रजत और रूहानी ने उनको प्रोड्यूस किया है, शूट किया है, एडिट किया है, और स्वाति ने उनको एंकर किया है। सिल्क की साड़ी वहां पर बनती है दक्षिण भारत में, वो सरस्वती वाली वीणा बनती है, तंजावुर में गुड़िया बनती है। तो बहुत सारा ऐसा आपको डिटेलिंग मिलेगी, यू विल फॉल इन लव विद इंडिया। एक डॉक्यूमेंट्री में हम भी शामिल हैं जिसका नाम है बीहड़ 2.0। अगर आपने वो नहीं देखी है, आपको ये सारे लिंक आज के नेता नगरी की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। आप बीहड़ 2.0 देखिए, आपको कैसी लगी जरूर बताइए। आप में से कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि 2.0 है तो 1 कहाँ है, बीहड़ 1 कहाँ है। हम लोग को ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे थे, शायद पोपट कर गया। 2.0 हम हमेशा तब लिखते हैं जब हम किसी का नया स्वरूप पेश कर रहे हो, कि भाई एक तो एक नया वर्जन है। तो हमें लगा कि बीहड़ का पुराना वर्जन तो लोगों को पता ही है कि पिछड़ा इलाका, दस्यु प्रभावित इलाका वगैरह वगैरह।
2.0 में हम आज के बीहड़ की कहानी सुनाना चाह रहे थे, और आज के बीहड़ को कंटेक्स्ट देने के लिए जो अतीत से वर्तमान तक आए लोग हैं उनसे कुछ बता रहे थे, इसलिए उसका नाम बीहड़ 2.0 रखा। और ये खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री का श्रेय भी मेरे साथियों को, ललन टॉप में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसका श्रेय ललन टॉप में काम करने वाली टीम को जाता है। और अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये किसी किस्म की छद्म विनम्रता नहीं है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा मैं जिम्मेदार हूँ। तो सारी गलतियां मुझ तक आए और सारी तारीफें आप लोग नाम खोज के उन सारे रिपोर्टर्स, एंकर्स और प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाइए, क्योंकि उनको आपके हौसलों की, आपकी थाप की बहुत जरूरत है। रीडिंग में मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, पुरानी किताब है, पर चूंकि मैं बंगाल का इलेक्शन कवर कर रहा हूं तो मुझे लगा कि नए सिरे से रिवाइज करनी चाहिए। डोला मित्रा की किताब है ममता बनर्जी पर। क्या ये ममता बनर्जी की पॉलिटिकल बायोग्राफी है? माय आंसर इज नो, इट्स नॉट। पर ये ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को उसके उस फेज में जाकर देखती है जब वो लेफ्ट को अप्रूव करती है। डिकोडिंग दीदी इसका टाइटल है डोला मित्रा की इस किताब का, और ये 2014 तक आते आते खत्म भी हो जाती है। तो प्राइमरली 2008 से 2014 के बीच की कहानी है, द मिथ, द कंस्ट्रक्ट ऑफ ममता बनर्जी। और आज की ममता बनर्जी को समझने के लिए ये किताब हेल्पफुल रहती है। तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, और शनिवार को नेता नगरी का एपिसोड अपलोड होता है, रविवार को हम अपने हिस्से का आराम करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सोमवार या मंगलवार से एक बार फिर से चुनावी क्षेत्र से आपसे मुलाकात होगी। इस दौरान अगर आपको वक्त लगे तो हमने 3 लंबे इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं। बीजेपी की तरफ से बेखौफ बोलने वाले हेमंत विश्व शर्मा का एक लंबा इंटरव्यू है, आपको ललन टॉप की वेबसाइट पे मिलेगा और बाकी चैनल्स पर भी। दूसरा इंटरव्यू कांग्रेस की तरफ से है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो असम के इंचार्ज हैं, भूपेश बघेल, उनका। और तीसरा इंटरव्यू है बदरुद्दीन अजमल का, जो AIUDF के चेयरमैन है। इन इंटरव्यूज को भी आप देख सकते हैं और अपनी राय से अवगत करवा सकते हैं। आज के नेता नगरी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।